हाँ, तो फंक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। अब ऑफिशियल शुरुआत कर ही देते हैं। वैसे तो मैंने फंक्शन के बारे में तुमको एक वीडियो पहले ही बना दी थी कि कैसे हम फंक्शन को करने वाले हैं, पढ़ना कैसे है फंक्शन को एनडीए के लिए। वैसे तो इसको तुम 11 12th में हो तो भी तुम्हें देखना है, यही देखना है तुमको, या फिर अगर जेई की कर रहे हो तो तुम चले जाओ कहीं और। अगर एनडीए लेवल का अगर तुम्हें मैथ पढ़ना है तो स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। और ये कोई वैसा नहीं होने वाला कि डेफिनेशन कराओ उसके बाद एग्जाम्पल कराओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराओ, पीवाईक्यू कराओ और खत्म करो, ऐसा नहीं चलने वाला। यहाँ पर तुम्हें डीप थ्योरी मिलने वाली है, एक एक चीज का रीजन मिलेगा, सारी चीजें तुम्हें ट्री से कनेक्ट होती हुई दिखेंगी, तो बिल्कुल फील के साथ पढ़ने वाले हैं। ऐसा ये जो तरीका है ना कि डेफिनेशन लिखाओ, एग्जाम्पल कराओ और क्वेश्चन करा दो, पीवाईक्यू करा दो, ये तरीका भी मुझे तो रट्टा वेकेशन ही लगता है। तुम बोलते हो ना मैथ में रट्टा नहीं चलता, मुझे तो ये भी रट्टा लगता है, क्योंकि कोई पता ही नहीं चल रहा कि क्यों कर रहे हैं, कोई चीज कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं है। बस ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल इस तरीके से करना है, बस खत्म। मशीन की तरह बस पढ़ लो उसको, क्या फायदा हो रहा है उससे। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में जिसको करो ना कि एक एक चीज तुम्हें पता हो मैथमेटिशियन की तरह। तो जो बुक वगैरह लिखी गई है फंक्शन वगैरह पर मैथमेटिशियन ने, तो उस तरह की बुक वगैरह से मैं कुछ कुछ चीजें उठाकर लाया हूँ, तो उस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसकी शुरुआत यहीं से हो जाएगी। कई लोगों क्या तुम ऐसे 95% दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम पर जब मैंने प्रिपरेशन करी थी। ये जो फंक्शन होता है ना, मैथ की दो ब्रांच होती है। चलो स्टार्ट कर देते हैं अब। मैथ की दो ब्रांचेस हैं आपके पास, कई ब्रांच होती हैं। जैसे कैलकुलस है आपका, ये अलग चीज हो गई। आपकी ज्योमेट्री है वो अलग चीज हो गई। आपका एलजेब्रा अलग हो गया। ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारे मैथ की दो ब्रांचेस आती हैं, एनालिसिस और लॉजिक। लॉजिक को मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया था सेट थ्योरी में ही। तो ये जो लेक्चर है ना, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, तीनों आपस में कनेक्टेड है, तो उसको जरूर देख कर आना। मैं फंक्शन की शुरुआत ही रिलेशन में जो मैंने कंसेप्ट कराया था ना, वहीं से उसको कनेक्ट करूंगा। तो सारे लेक्चर कनेक्टेड होने वाले हैं, चैप्टर भी कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने सेट थ्योरी कहीं से पढ़ ली और फंक्शन मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम उम्मीद करोगे कि मैं बिल्कुल अलग शुरुआत करूंगा। अलग शुरुआत नहीं होगी, वो इससे कनेक्टेड होगी ही होगी, क्योंकि हम पिछली चीजों को सारा को कनेक्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा मैथ में इसकी जरूरत भी क्यों पड़ी। जब हमारा पिछला चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो हम आगे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम काहे को पढ़ते हैं इसमें। तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है, तो क्या जरूरत पड़ी उन डेवलपमेंट की, तभी तो फंक्शन निकल के आएगा। तो वो सारी चीजें उसको देख कर आना, तभी पता चलेगी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमने जिंदगी में पहली बार पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा जिसने। तो तुम्हारे पास दो ब्रांचेस है लॉजिक की। लॉजिक से आपका सेट थ्योरी निकल के आता है। सेट थ्योरी से ही तुमने देखा होगा मैंने डायरेक्टली लिंक करा था रिलेशन को, सेट थ्योरी में से मैंने रिलेशन को निकाला था। फिर रिलेशन से तुम्हारा फंक्शन निकलता है। आज की जो क्लास होगी ना, वो रिलेशन जो मैंने पढ़ाया था 3.25 घंटे के आसपास, पूरा थ्योरी मैंने करा दी थी। फिर 10 साल के पीआईक्यू की अलग वीडियो आई थी, तो वहीं से मैं रिलेशन को यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। देखना कितने मस्त तरीके से कनेक्ट होगा, अगर तुमने वो देख रखा है। तो नहीं देखा फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट समझो यहाँ पर लॉजिक से एक तो तुम्हारा फंक्शन निकल के आ रहा है, दूसरी ब्रांच आती है आपके पास एनालिसिस। एनालिसिस दो तरीके का होता है, एक तो रियल एनालिसिस, एक कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोल लो। तो हमारे केस में अभी हम रियल की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका कैलकुलस निकल के आता है। कैलकुलस, यहाँ से आपका कैलकुलस निकल के आ रहा है। कैलकुलस में क्या होता है, 11th वाले जो देख रहे हैं ना, वो सारी चीजें अभी तो देखते जाए कि तुम्हारे मैथ में है क्या क्या, तुम्हें पढ़ना क्या है 11th और 12th में। अभी ये तो जान लो, अभी ऐसा मत करना कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलस क्या है। सारी चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। अभी ये समझ लो, ये तुम्हारे चैप्टर्स के नाम खुल रहे हैं तुम्हारे सामने। तो कैलकुलस भी ऐसी ब्रांच है। कैलकुलस में तुम्हारे चैप्टर कहाँ कहाँ से बनेंगे, तुम्हारा एक चैप्टर तुम्हें लिमिट मिलेगा क्लास 11th में ही। उसके बाद उसी में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये दो चैप्टर मिल जाएंगे। चैप्टर नहीं, एक साथ मिल जाएंगे ये तो। डिफरेंशियबिलिटी, फिर तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन तुमने सुना होगा, अवकलन, समाकलन, वो सारी चीजें सुनी होंगी। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन और समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं तुम्हारे। अभी देखना कहाँ कहाँ से ये चैप्टर बन के आ रहे हैं। एनालिसिस वगैरह तुम बीएससी वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां पर देखने को मिलते हैं ये। इसमें ही फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पर तुमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह आ जाती हैं। तो ये चैप्टर निकल के आ रहे हैं, बट इनको समझने के लिए हमें फिर से फंक्शन की आवश्यकता होगी। इसीलिए जो प्री कैलकुलस होता है ना, कैलकुलस से पहले जो चीज करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन होता है। तो एक तो ये है, यहाँ से हम फंक्शन को देखेंगे। एक यहाँ पर भी हम फंक्शन को देखेंगे जब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे ना, लिमिट वगैरह पढ़ेंगे। उससे पहले मैं फंक्शन को इस नजरिए से पढ़ाऊंगा, फंक्शन के नजरिए से पढ़ाऊंगा, एनालिसिस के नजरिए से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो आपके 11th और 12th में जो फंक्शन है ना, दो चैप्टर है। 11th में भी तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन मिल जाएगा, और 12th में भी तुम देखोगे तो संबंध फलन का एक चैप्टर तुम्हें देखने को मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर देखने को मिलेगा। तो मैं दोनों को एक साथ कराने वाला हूँ। 11th का सबसे
पहले तो फंक्शन देखेंगे, फिर 12th का देखेंगे। और ये जो आपके सिलेबस में फंक्शन है ना 11th 12th में, वो ये वाला फंक्शन है, ये लॉजिक वाले से निकल के आया ना, वो वाला फंक्शन तुम्हें पढ़ाया जाएगा। एनालिसिस जो फंक्शन आता है ना, वो बस इसमें यूज होता है, वो अलग से कोई चैप्टर नहीं है, वो इसमें यूज करने के लिए होता है। तो उसको इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि इसमें हमारा यूज हो बढ़िया तरीके से, कैसे यूज करें हम उसको। तो अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल रहा होगा। ड्रॉपर वगैरह हो ना, वो शुरुआत बस तुम फंक्शन की पहला लेक्चर देख जाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें करना कैसे है। क्योंकि तुम कहीं भी जाकर देख लो, वो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। आपके पास कोई सेट दे रखे हैं, उसमें से 1 का 2 से नहीं होना चाहिए, 2 का 1 से नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब बताते हैं। वो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जाएगी, ऐसा कुछ ये आ भी कहाँ से रहा है, फंक्शन नाम भी किसने दिया, ये कहाँ से आ गया, ये किसने दे दिया, कुछ आइडिया है तुमको? नहीं आइडिया है तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखो, ये कुछ अलग ही चीज होने वाली है। इसीलिए तो तुम देख रहे हो कि इन लेक्चर को बनाने में भी बहुत टाइम जा रहा है। मैंने सेट थ्योरी और रिलेशन को कब पढ़ा दिया था, उसके बाद इसी में लगा हुआ हूँ मैं फंक्शन में कि इसको कैसे कराना है। कराने को तो कुछ नहीं है, तुम लेक्चर किसी के देखा, जेई वगैरह के लेक्चर देख लो, एनडीए के कोई टीचर करा रहा हो उसके लेक्चर देख लो, अपना लेक्चर बना दो, उसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, वो तो मैं ही कर सकता था। बट इतना टाइम फिर लग कहाँ रहा है, लग यही रहा है कि सारी चीजें कनेक्ट हो। जो मैथमेटिशियन वगैरह सोच रहे थे, उनकी बुक वगैरह है, तो उन्होंने कैसे इस चीज को पहली बार सोचा था, पहली बार उसने कैसे सोचा था, हर एक टॉपिक कहाँ से निकल के आ रहा है, वो सारी चीजों में जो रिसर्च लगती है ना, इसीलिए लेट हो रहे हैं। और मुझे कोई भी वो नहीं है कि लेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मुझे परफेक्ट चीजें बतानी है, परफेक्ट नहीं, जितना डिटेल हो सकता है, जितना तुम्हारे लिए काम का हो सकता है, उतना मैं रिसर्च करने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसी थ्योरी वगैरह पर रिसर्च करता हूँ कि इतनी मुझे थ्योरी करानी है, ऐसे ऐसे मुझे टॉपिक को कराना है। ये पहले सोचना पड़ता है कि मुझे टॉपिक को स्टार्ट भी कैसे करना है, कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें कनेक्ट हो। फिर तुम्हारे PYQ आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं प्रैक्टिस, उनको कैसे मुझे कराना है, उनको कैसे टॉपिक में बांटना है कि टॉपिक, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से इतने, सबसे पहले किस टॉपिक को करें, कौन से स्टेप लग रहे हैं। तो इन सारी चीजों में रिसर्च में टाइम जाता है, इसीलिए इन पर बहुत ज्यादा चैप्टर्स लाने में टाइम लग रहा है। बट एक बार जब मैं ये सारे चैप्टर आ जाएंगे ना, तब तुम देखना स्टडी वाड़ी पर सारे के सारे चैप्टर तुम्हें देखने को मिलेंगे एनडीए के, इतने ही डिटेल। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, तो फंक्शन अलग ही लेवल पर करेंगे। तो चलो इसी तरीके से हम शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, और तुम बस एनसीईआरटी रख लेना साथ में, क्योंकि हिंदी के कुछ टर्म ना बता पाऊँ तो तुम देख लिया करना, नहीं तो मैं सारे टर्म तुम्हें बताता जाऊंगा। तो अब जो ये तुम्हारा पूरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ना, ये इतने जो टॉपिक दिख रहे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे फंक्शन में हैं। और ये सफेद दिख रहे हैं ना, तुम्हारे जो 11th 12th में जो फंक्शन नाम से चैप्टर दिए रखे हैं ना, उनमें तुम्हें क्या पढ़ना है, डोमेन रेंज वगैरह क्या होती है, प्रांत परिसर, तुम्हें अब कुछ आइडिया नहीं है। तुम 11th में आए हो तो अभी तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। और हाँ, जो ड्रॉपर वगैरह है ना, वो इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट हो जाने दें फंक्शन की, तब देख लेना। अगर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है तो बेशक अभी देख लेना, नहीं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा पूरी प्लेलिस्ट एक बार बन जाने दे, तब तुम्हें पूरा आइडिया होगा कि मुझे इस चैप्टर पर कितना टाइम देना चाहिए। क्योंकि मैं तो जितना डिटेल हो सकता है उतना ले जाने का ट्राई करूंगा, जितने घंटे लग सके लगने दो। तो तुम बाद में देखना, तुम्हारे लिए टाइम कम है। बट जो 11th वाले हैं, 12th वाले हैं, वो इसको मिस मत कर देना, क्योंकि यूट्यूब पर तुम्हें नहीं मिलने वाला इतना कंटेंट। जाकर देख लेना कहीं भी, एक बार पढ़ के आ जाओ बेशक कहीं से भी, बट आकर देखना कि कितना अंतर तुम्हें दिखेगा यहाँ पर। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, हमने रिलेशन वाले चैप्टर में देख रखा था कि रिलेशन को कंपोजिशन कैसे करते हैं, संयोजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन का देखते हैं, जैसे ड्रॉप वगैरह होंगे उनको पता होगा, FOG GOF ऐसा कुछ हम करते हैं ना, तो वो कंपोजिशन में आता है। इनवर्स कैसे करना है फंक्शन का, ये टॉपिक के नाम है, अभी तो देख लो तुम्हारे फंक्शन में पढ़ना क्या है। फिर तुम्हारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हो जाते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन थे ना, उसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। तो ऐसे यहाँ पर भी है, 1-1 रिलेशन मतलब फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, अलग अलग टाइप के फंक्शन आ जाते हैं तुम्हारे सामने। फिर पीरियड वगैरह भी देखेंगे, अंतराल वगैरह। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, स्टैंडर्ड फंक्शन तुम कह सकते हो, जिसमें तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन आ जाता है कि तुमने -5 पर ये 2 डंडे लगा दिए, ये 2 बार लगा दिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, तो ये फंक्शन का काम कर रहा है। तो अभी तुम्हें आइडिया है नहीं कि फंक्शन क्या है, तो ये ज्यादा मतलब तुम्हें समझ में आ नहीं रहा होगा, बट अभी सिलेबस को जान लो कि फंक्शन में तुम्हें करना क्या है। लॉग वगैरह तुमने देख रखा होगा शायद, log 2 3, log 10 2, ऐसा कुछ देख रखा हो, ये लॉग वाले ये भी फंक्शन ही है। एक्सपोनेंशियल तुमने e की पावर x देख रखा होगा, तुमने ऐसा कहीं
कहीं ना कहीं ग्राफ देखा होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसकी। तो यूट्यूब थंबनेल वगैरह पर देखा हो कहीं पर, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो तुम्हारा GIF फंक्शन आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लो 2.5 तुमने डाला, ऐसा कोई फंक्शन है उसमें से 2 निकल के आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, ये तो आपके यहाँ से निकल के आ रहे हैं दोनों के दोनों। पॉलिनोमियल फंक्शन में ही तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है। पूरा का पूरा अलग चैप्टर है तुम्हारा मैथ में, 11th में ही तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फंक्शन भी है, वो निकल के आएगा। तो इनको तो मैं एक साथ करा दूंगा। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तुम्हारा sin x है, ये भी एक फंक्शन है। तुम्हारा cos x है, वो भी एक फंक्शन है। अभी 11th वालों का दिमाग घुम रहा होगा कि क्या फंक्शन करा रहा है, बता तो दे फंक्शन होता क्या है। अभी रुक जाओ, अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तो तुम्हें पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना क्या है। फिर तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये तुम्हारा अलग चैप्टर बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। फिर तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये तुम क्लास 12 में पढ़ोगे, ये भी पूरा अलग चैप्टर है। तो देखो यहाँ से कुछ अलग अलग चैप्टर भी बन रहे हैं। एक तो तुम्हारा ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 3 तो ये अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। बट इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं इसी चैप्टर में दे दूंगा। ये इसी फंक्शन वाली प्लेलिस्ट जो बनेगी ना, उसी में मैं इनका आइडिया दे दूंगा। बट ये जो बचे हुए हैं इनको मैं बहुत डिटेल में यही करा दूंगा। और मॉड्यूलस, लॉग, इन पर तो बहुत ज्यादा PhD जैसी करने वाले हैं कि एक एक चीज तुम्हें इसके बारे में पता होगी। बहुत अलग लेक्चर आने वाले हैं उनके लिए। तो ये जो सफेद सफेद में लिखा हुआ है ना, वो तुम्हारे सिलेबस में ऑफिशियली चैप्टर बनाकर दिए गए कि फंक्शन नाम के चैप्टर में तुम्हें ये सफेद सफेद पढ़ना है। बट फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ होगा, पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ है ना अलग अलग रंग बिरंगी, ये तुम्हारा है कैलकुलस। कैलकुलस अलग चैप्टर नहीं है, कैलकुलस नाम की ब्रांच में ये तुम्हें अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। लिमिट का चैप्टर मिलेगा तुम्हें, कंटिन्यूटी का मिलेगा, डिफरेंशियबिलिटी का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। इंटीग्रेशन में भी 2, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, 2 चैप्टर यहाँ से बनते हैं। तो पूरा मैथ तुम्हें, पूरे मैथ में फंक्शन का यूज दिख रहा होगा तुम्हें धीरे धीरे। तो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें मिनिमा, मैक्सिमा, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सारी चीज आती है। देखो इनके नाम में ही फंक्शन है। ये तुम्हारा अलग चैप्टर है। अब कल के अनुप्रयोग हिंदी में बोलते हैं इसको, तो ये तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। इसी चैप्टर के अंदर देखो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन का यूज तो भैया पूरी 11th 12th में है, तो इसको मिस नहीं कर सकते। तो इसको हल्के में भी लेने की ट्राई मत करना। तुम अभी देखो, मैं तुम्हें इसी साल का पेपर दिखाता हूँ, NDA 1 2024 का। कोई भविष्य में देख रहा हो 2025-26 का, तो वो उनके लिए कहाँ से लाऊंगा। अभी इसको ही देखो, ये थ्योरी पुरानी नहीं होने वाली, ऐसा तुम समझ लो। इसको तुम भविष्य में भी देखो ना, 2030 में देख रहे हो तो भी ये कारगर है। रुको मैं दिखाई देता हूँ उसको। ये तुम्हारे सामने NDA 1 2024 का पेपर है। अब इसमें तुम फंक्शन को ढूंढना। यहाँ से तुम्हारा फंक्शन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान रखना, फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट पूछा है, तो ये AOD में पढ़ते हैं। डायरेक्ट तुम्हारा जो सिलेबस है ना, चैप्टर पढ़ोगे तुम 11th 12th में, उसमें डायरेक्टली इसको नहीं पढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट को। इसको तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, वो भी बहुत लास्ट में जाकर पढ़ते हैं, सबसे लास्ट में। उसके बाद देखो ये मॉडुलस, अभी मैंने दिखाया था ना कि कुछ भी डाल लो -2 को भी प्लस कर देता है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल गया। दूसरा तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तुम्हें इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये जो मैं अब प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ना, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें पढ़ना है। तो एक साथ करना है ये सारी चीजें, तो गिनते जाना है। एक क्वेश्चन तो ये मिला तुम्हें पहला, जो डायरेक्टली फंक्शन से पूछा गया है तुम्हारे चैप्टर से। फिर तुम आगे बढ़े मैक्सिमम मिनिमा उस वाले में। डिफरेंशिएबल फंक्शन जो मैंने बताया था, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी वाले से आ रहा है। तो ये चीज हम कैलकुलस वाली चीज में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि फंक्शन है, बट फंक्शन जो एनालिसिस वाली चीज से आ रहा था ना, एनालिसिस, उसके बाद कैलकुलस, उसी में से कैलकुलस निकला था, तो उस वाली चीज से फंक्शन आ रहा है। बट जो लॉजिक वाली चीज थी वहां से नहीं आ रहा। तो हम माने कि ये हमारे फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपका कैलकुलस का क्वेश्चन है। बट यहाँ पर फंक्शन का यूज तो हो रहा है ना, अभी देखना फंक्शन का कहाँ कहाँ यूज होगा, तुम्हें खुद पता चलेगा। ये देखो यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शन में ही कोई इक्वेशन वगैरह बनाकर दे देना, तो उसे फंक्शनल इक्वेशन देखते हैं। तो इनको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे इसी चैप्टर में। तो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बन गया प्योर फंक्शन का। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन में देखो यूज हो रहा है फंक्शन। अभी तो तुम देखते जाओ कहाँ कहाँ यूज होगा ये फंक्शन। बॉस ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है। देखो फिर से आ गया लोकल मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट AOD। तो यहाँ पर तो उसका दबाकर यूज होता है फंक्शन का, तो तुम देखते जाओ कहाँ कहाँ यूज होगा। फिर तुम्हारे पास फिर से आ गया FOG, कंपोजिशन वाला, अभी मैंने दिखाया था ना। तो ये तुम्हारा प्योर फंक्शन का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन प्योर फंक्शन का, लॉग वाली चीज। बट यहाँ पर देखो फंक्शन तो है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर से AOD का सवाल। बट वहां पर यूज क्या हो रहा है, फंक्शन का यूज हो रहा है, लॉग का यूज हो रहा है। तो यूज देखना, लॉग को हम पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर में, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं। बट इसका यूज कहाँ हो रहा है, AOD में जाकर, क्लास 12 के लास्ट में जाकर हो रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये तो खैर उसी का क्वेश्चन है। फिर से देखो GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस, दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो ये हमारा फिर से उसी का क्वेश्चन हो गया। नहीं, इसमें तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, वो वाली चीजें पूछी है, डिफरेंशिएशन। तो ये फिर से आपका कैलकुलस का सवाल हो गया।
बट यूज किसका हो रहा है, फंक्शन का यूज हो रहा है ना। ये मॉड वगैरह ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेंगे, इनको पढ़ेंगे तो फंक्शन नाम के चैप्टर में ही। तो यूज देखते जाओ तुम्हें पेपर में। यहाँ पर देखो मॉडुलस और साइन दोनों लगे हुए हैं। ये सवाल तो मैंने खैर अपनी रैंडम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसमें भी मैंने ये कराया था, 200 आंसर था। फिर से यहाँ पर देखो 43वां क्वेश्चन, FGX, ये और कुछ नहीं लिखा, FOG ही लिखा है, ऐसे ही GOF ही लिखा है, मतलब कंपोजिशन वाली चीज से आ रहा है। तो ये हमारा चौथा सवाल प्योर फंक्शन का, e की पावर x, ये क्या है, ये तो तुम्हारा फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यूज कहाँ पर हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के चैप्टर में, जो तुम क्लास 12 में पढ़ोगे अवकल समीकरण नाम से, तो वहां पर इसका यूज हो रहा है। तो देखो मैं यूज और प्योर फंक्शन वहां से आया ना, उनको बताता जा रहा हूँ। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है, मॉडुलस e की पावर -x। तो देखो यूज कहाँ का हो रहा है वो देखना तुम। और ये यूज हो रहा है ना, वो एनालिसिस में यूज होता है, ऐसा समझ लो तुम। अगर यूज हो रहा है ना तो एनालिसिस वाले से निकल के आ रहा होगा, प्योर आ रहा होगा वो लॉजिक से आ रहा होगा, ऐसा समझो। तो लॉजिक वाले से अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन मिले हैं फंक्शन के। ये रेंज वगैरह निकालना तो हम इसी चैप्टर में देखेंगे ना, रेंज वगैरह डोमेन रेंज देखा था ना, तो ये प्योर फंक्शन का आपका क्वेश्चन है। या फिर थोड़ा सा इसमें मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट भी लग सकता है। तो ये थोड़ा सा मिक्सचर है, बट तुम्हें पता होगा इसमें लग तो फंक्शन ही रहा है ना, तो इसको तुम चलो इसको तो रहने दो, सब प्योर में मत डालो, वैसे तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो डोमेन रेंज, ये तो प्योर उसका फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा 5वां क्वेश्चन मिलेगा फंक्शन का। मॉड लगा है, अंडरवुड लगा है, इस अंडरवुड वाली चीज से भी बहुत सवाल बनते हैं। तो डोमेन रेंज को मैं अलग से कराऊंगा, अलग से नहीं, जब मैं मॉडुलस ये वाला जो अंडरवुड वाले फंक्शन करा रहा हूँ ना, तब मैं ऐसे सारे सवालों को करा दूंगा। फिर मॉड वाले जितने भी सवाल कराऊंगा ना, उसमें मैं डोमेन रेंज के उसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे करने वाले हैं। वो तो अलग चीज रहेगी, तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत गजब होने वाली है, थ्योरी तो अलग, प्रैक्टिस भी अलग होने वाली है तुम्हारी। फिर ये देखो तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स लगा है ना, व्युत्क्रम। इनवर्स मतलब 2 का इनवर्स क्या है, 2 इनवर्स मतलब 1/2। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आया है, क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है शायद, कोई भी हो, बट ये खैर अलग क्वेश्चन है। बट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, नाम तो फंक्शन ही है ना, ये भी फंक्शन है। बट अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन हुए थे ना, ये b बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये क्या है, ये भी तुम फंक्शन में इसी चैप्टर में सीखोगे। वैसे तो इसका मैंने सेट थ्योरी में ये चीजें करा दी थी अलग, कंटिन्यूअस फंक्शन कराते वक्त नहीं, कंटिन्यूअस सेट कराते वक्त, इंटरवल वगैरह जब मैंने पढ़ाया था ना, उस वक्त मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। ये तो तुम्हारा यहाँ पर भी तो फंक्शन की फील आ रही होगी, तो फंक्शन का यूज तो यहाँ पर भी है, इसको तुम करोगे। ये भी मैंने करा रखा है, ये मैंने रैंडम प्रैक्टिस में करा रखा है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, ये मैंने कराया है। तो आंसर पता नहीं क्या था। फिर तुम यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, मैंने अभी दिखाया था ना, इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन में से ये सवाल आया है। क्लास 12 में तुम इसको पढ़ते हो, बट हम अभी एक साथ ही पढ़ेंगे 11th और 12th दोनों को। यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, वो सारी चीजें देखो, ये क्लास 12 का ही है। तो ये भी लॉजिक का क्वेश्चन है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। ये तुम्हारा कौन सा था, ये 6वां क्वेश्चन था, ये 7वां क्वेश्चन है। तो इसी पेपर में तो 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये लॉग वाला, ये भी लॉग एरिथम को भी हम इसी उसमें पढ़ने वाले हैं। तुम्हारे 8 क्वेश्चन फंक्शन से देखने को मिल रहे हैं, ये भी लॉग वाला ही है। तो 9 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे फंक्शन से, और कुछ नहीं है इसमें, इतने ही क्वेश्चन है। तो देखो शुरुआत हमने 20-21वें क्वेश्चन से करी थी, आ कहां पर गए, 97वें क्वेश्चन पर आ गए। तो मैं बीच बीच में हर एक क्वेश्चन में, हर एक में नहीं, मतलब इतने क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। 9 तो डायरेक्ट उससे थे, प्योर फंक्शन से, जो हम फंक्शन चैप्टर पढ़ने वाले उससे आए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन आए थे उनमें देखना कितना यूज हुआ है फंक्शन का। तो ऐसे हल्के में लेने का ट्राई मत करना फंक्शन को, पूरा तुम्हारा मैथ का नींव है फंक्शन, इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में ले जाने की ट्राई करूंगा। चलो तुम्हें इंपॉर्टेंस तो पता चली गई होगी इसकी। अब तो अब सारी चीजें भूल जाओ कि क्या फंक्शन, क्या रिलेशन, क्या कुछ, सब कुछ भूल जाओ क्या है तुम्हारे सिलेबस में। अब कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले मैं तुम्हें शुरू करूंगा वहीं से जहां से मैंने पहले शुरू करा था। तो तुम्हारे पास कोई सेट है ए, उसमें क्या है तुम्हारे पास 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते तुम्हारे पास 9 तक एलिमेंट है। तो तुम्हारे पास दूसरा एक और सेट है, उसमें क्या है 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते तुम्हारे पास 10 तक एलिमेंट है। तो ये तुम्हारे पास 2 सेट हैं। हम सेट थ्योरी से ही शुरुआत कर रहे हैं। अभी देखना कितने मस्त तरीके से रिलेशन आएगा, रिलेशन के बाद फंक्शन आएगा। फंक्शन को समझने के 3-4 तरीके होते हैं। मैं 3-4 तरीकों को, मतलब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से उसको कराते हैं, बट मैं उन 3-4 तरीकों को एक साथ कनेक्ट करूंगा। ये है यहाँ पर, ये चीज मिलेगी तुमको, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। अभी तो मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करें। तुम्हारे पास 2 कोई सेट दे दिए, मैंने तुमको 2 सेट दिए हैं, ए और बी। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम सेट ए को एक ऐसी लाइन से दर्शाओ, इस लाइन पर उसे प्रदर्शित कर दो। तो तुमने करा, मान लो 0 तुमने यहाँ पर डाल दिया, 1 तुमने यहाँ पर डाल दिया, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ऐसे करते करते तुमने सारे पॉइंट डाल दिए, 6, 7, 8, 9। या फिर ऐसा करो, इस पर तुम बी वाले सेट को डाल दो। बी वाले सेट में क्या है 10 एलिमेंट है, तो मैंने 10 भी एलिमेंट यहाँ पर डाल दिए। तो ये तुमने कोई लाइन
लाइन थी बी, इसको बी नाम ही दे देते हैं। एक लाइन पर तुमने सारे के सारे ये पॉइंट जमा दिए, इसमें जो भी एलिमेंट थे वो तुमने यहाँ पर पॉइंट के रूप में बना दिए। फिर मैं कहूँ कि जो ए वाला है ना उसको हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ ऐसी लाइन बनाओ, इधर की साइड एक लाइन बनाओ, उस पर प्रदर्शित कर दो। तो तुमने 0 तो यहीं पर प्रदर्शित करोगे, 0 1 2 3 ऐसे 4 5 सारे के सारे यहाँ पर 9 तक तुम दर्शा दोगे। अब तुम्हारे पास क्या चीज है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है। अब मैं तुमसे पूछूं, जैसे तुम्हारे पास कोई एरिया है, तुम्हारे पास अगर मैं कोई वो दे दूं, आयत दे दूं, इसकी वजह मान लो 10 है, नहीं इसको 9 लो। ये तुम्हारी लंबाई है ना वो 9 है, ये भी तुम्हारी 9 होगी। ये तुम्हारी लेंथ है वो 10 है, ये तुम्हारी लेंथ 9 है, ये 10 है। तो इसका एरिया निकाल कर दिखाओ। तुम क्या करोगे, 10 का गुणा 9 से कर दोगे, यही तो करते हो। तुम्हें पूरा एरिया निकल के आ जाता है, पूरा का पूरा एरिया निकल के आ जाता है तुम्हारे पास। तो ऐसा काम हम यहाँ पर करने का ट्राई करते हैं। ये तुम्हारे पास कितने यूनिट हैं, 0 से 9 तक, 1 से 9 तक तो 9 हो गए, 9 और 1 10 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल गिनोगे तो 10 ये पॉइंट तुमको देखने को मिलेंगे। 10 इसमें कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो 9 एलिमेंट हो गए, 0 वाले को ऐड करेंगे तो 10 एलिमेंट हो जाएंगे तुम्हारे पास। तो इधर की साइड तुम्हारे पास 10 एलिमेंट है टोटल। इधर की साइड कितने होंगे, 10 तो यहाँ तक हो गए, ये 11वां हो गया, तो 11 एलिमेंट इधर है। अगर हम A क्रॉस B करें तुम्हारे पास क्या मिलेगा, टोटल कितने पॉइंट मिल जाएंगे तुमको, 10 गुणा 11, 1 से 10 पॉइंट तुमको देखने को मिलेंगे इस पूरे पर। क्या क्या पॉइंट होंगे, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, 9, 0,10 ऐसे मिलेंगे। फिर 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ऐसे ऐसे सारे के पूरे जितना भी तुम्हारे सारे पॉइंट बनेंगे ना वो सारे के सारे ऐसे आते जाएंगे। 2,0, 2,1 ऐसे ऐसे, 2,9, 2,10 ऐसे तुम पूरा का पूरा जितने भी तुम्हारे पॉइंट होंगे ना इस ग्राफ जैसे में, ऐसा समझ लो कोई एरिया है, कोई एक एरिया है इतना बड़ा, उसमें तुम सारे के सारे पॉइंट तुम्हें मिल गए। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जैसा है, पूरा का पूरा यूनिवर्स, सारे के सारे पॉइंट तुम्हें यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। और वो पॉइंट होंगे कैसे, उस पर थोड़ा सा गौर करना। ये जो पॉइंट है इसको तुम थोड़ा सा डिनोट करके बताना कि क्या लिखा है। ये तुम ऐसा लिखोगे, एक्स में तो तुम 2 चल कर आओ, यहाँ पर तुमने एक्स में 2 लिखा, एक्स वाई जैसा ही तो लिखते हैं। ये क्या है, तो यहाँ पर एक्स वाई जैसे रूप में है, तो फिर 2 तो तुम यहाँ पर चले तो तुमने 2 लिखा। फिर ऊपर कितना चले, 5 पॉइंट ऊपर चले तो 2,5। इस पॉइंट का नाम क्या है, 2,5, ऑर्डर पेयर 2,5। तो जो A क्रॉस B है उसमें 110 पॉइंट है। ऐसे ही 0,0, 0,1, 0,2 ऐसे करते करते 0,10, फिर तुम 1,0 करोगे, ऐसे करते करते 1,10 पर पहुंचोगे। फिर तुम नीचे बढ़ते जाओगे, 9,0 करोगे, आगे बढ़ते करते 9,10 तक पहुंच जाओगे और सारे के पूरा का पूरा यूनिवर्स तुम्हारा आ जाएगा। जितने भी तुम्हारे पॉइंट होंगे ना वो इस सेट में आ गए। ये सेट ही तो है, A क्रॉस B भी आपका सेट है। और A क्रॉस B ये करने का मतलब है तुमने इसे बोलते क्या है, कार्टेशियन। नाम पर ध्यान देना, प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम भी कहां से आ रहा है, तुमने यहाँ पर क्या करा था, 10 का गुणा 11 से करा था, ये प्रोडक्ट करा था। 10 का प्रोडक्ट 11 से करा था, ये 10 प्रोडक्ट 11, तो इन दोनों का तुमने प्रोडक्ट लिया था तब 110 आया था। तो ये प्रोडक्ट नाम भी यहीं से आ रहा है। कार्टेशियन नाम कहां से आ रहा है, कार्टेशियन द्वारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं ना तो उसमें यूज करते हैं। उस पर अभी मैं थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा इसको कि ये नाम कहां से आया। इसको मैं अभी थोड़ा सा ठीक से समझ में आया नहीं था, बट तुम ज्यादातर नाम देखोगे ना कार्टेशियन तो कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़ाते हैं, ग्राफ वगैरह पढ़ाते हैं, वहीं पर इसका यूज होता है। तो ये नाम शायद वहीं से आया होगा। प्रोडक्ट तुम्हें पता चल गया कि इसलिए आया कि तुमने ए पर जितने ए सेट में जितने पॉइंट थे उसका बी सेट में जितने पॉइंट थे उससे गुणा किया है, तुम्हें टोटल पॉइंट मिल गए, इसीलिए इसका नाम पड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें तुम्हारे टोटल जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी तुम्हारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 सेट में, वो सारे सारे हैं। जैसे यहाँ पर देखो 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0, ऐसे 10 तक। तो यही तो यहाँ पर लेके आ रहे थे, सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। फिर तुम क्या करोगे, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,10 तक। तो ऐसे तुमने यहाँ पर करा। ऐसे ही तुम करते करते 9,0, 9,1, 9,2, 9,3, 9,10, 9,0, 9,1 ऐसे करते करते 9,10 पूरा का पूरा जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना वो सारे के सारे तुमने बना लिए इन दोनों में। वो पूरा का पूरा क्या बन के आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आ गया ये। अब आगे बढ़ो। अब मैं तुमसे कुछ कहूं कि तुम इसी सेट में से, ऐसे तुम्हारे पास कोई सेट होता है, मान लो ए सेट है 1 2 3। मैं सारी चीजों को फिर से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं मान के चल रहा कि तुमने रिवीजन करके बैठे हो, सब कुछ करके बैठे हो। मैं मान के चल रहा हूँ तुमने कुछ नहीं कर रहा। तो फिर से हम फंक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा समझना। तो मैं
तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर तुमने रिलेशन वैसे तो तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो चीजें कनेक्ट हो रही है ना, तुम्हारा दिमाग उठ जाएगा कि कैसे कनेक्ट करा है इसको। तो ये तुम्हारे पास कोई सेट है, इसमें से तुम कुछ निकालते हो तो वो क्या बन जाता है, सबसेट। जैसे मैंने उसको ऐसे कराया था कि तुम एटम वगैरह पढ़ते हो, तो ये तुम्हारा सेल होते हैं, सेल, अच्छा, या कोष बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर ये तुम्हारे क्या होते हैं, KLM ऐसे होते हैं, KLMN ऐसे ही तो पढ़ते हैं सेल को, 9th क्लास में पढ़ते हो। फिर तुम 11th में आते हो, तुम इसी सेल के अंदर सब सेल ढूंढते हो, SPDF। ये क्या है तुम्हारे, सब सेल, उपकोष, उपकोष। तो सेल से क्या निकला, सब सेल। तो यहाँ पर सेट से इसी में से कुछ बना रहे हो तुम, तो वो क्या निकलेगा, सबसेट। सेट से तुम सबसेट निकालते हो, सेट को समुच्चय, सबसेट उप समुच्चय। जैसे यहाँ पर उपकोष बन गया, जैसे यहाँ पर उप समुच्चय बन जाता है। तो ऐसा ही हमने ये पूरा का पूरा एक सेट है A क्रॉस B का, इस A क्रॉस B के इतने बड़े सेट में से हम कुछ कुछ एलिमेंट छांट के लिख लेते हैं। एक हमने एक नया सबसेट बनाया, मान लो एक सबसेट हमने S बनाया, उसमें क्या क्या हमने डाला है, इसमें से कोई कंडीशन वगैरह डाल करके हमें ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए, ऐसे ऐसे पॉइंट चाहिए। कैसे कैसे चाहिए, जैसे तुमने एक कंडीशन लगा दी कि मुझे मेरे जो ऐसे A, B रूप के ये हैं पॉइंट, A, B ऐसे रूप के तो हैं, A पर यहाँ पर 1 डाला है, B पर यहाँ पर 0 डाला है, तो मुझे ऐसे A, B वाले चाहिए जिसमें A और B बराबर हों। तो ऐसे कब कब होगा, 0,0 है तो A बराबर B है, 1,1 है तो वो A बराबर B है। तो ऐसा तुमने बोला, तुम्हारे पास सारे के सारे वो निकल के आ जाएंगे, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 ऐसे मान लो तुमने डाल दिया। और चलो एक और कंडीशन लगा दी, A और B, एक मतलब A और B दोनों के दोनों आपके 3 से कम होने चाहिए, 3 के बराबर ही हो सकता है। मान लो इतना तुमने सेट लिया है, 3 के बराबर हो सकता है। और तुम्हें पता है A और B कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो इतना ही लेगा। 0 से नीचे -1 ऐसा तो कुछ ले ही नहीं सकता, क्योंकि A और B ऐसा कुछ है ही नहीं इस सेट में, -1 जैसा कुछ है ही नहीं, तो वो ले कहाँ से आएगा, हमें तो इसी से लाना है, तो ये वाला इसमें आएगा ही नहीं। हमें ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमें नेचुरल संख्या रखना है या 0 से शुरू होने वाला होल नंबर रखना है, ऐसा भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल तुमने 2 कंडीशन लगा दी कि A बराबर B होना चाहिए, और A, B मतलब A आपका 3 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, B आपका 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपने बना दी, तो तुम्हें ये सबसेट निकल के आ गया तुम्हारे सामने। तो ये जो चीजें बताई है ना तुमने, A बराबर B होना चाहिए, तो ये तुमने क्या बताया, ये तुमने रिलेशन बताया है कि A का रिलेशन ऐसा है B के साथ, A B के बराबर है, तो ये दोनों में संबंध है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये एक रिलेशन है इसमें। तो इस सेट को ही हम रिलेशन नाम दे देते हैं, इस वजह से कि तुमने कुछ रिलेशन बना दिया कि A बराबर B होना चाहिए, ऐसे ऐसे उसमें से सबसेट निकाल के आ जाओ, ऐसा तुमने रिलेशन बनाया ये। अब मैं तुमसे बोलूं, क्या बोलूं, रुको, तुम्हारे पास कोई 2 सेट है, मान लो 1, 2, 3, 4 इतना ले लो, चलो 3 तक ले लो। तुम्हारे पास कोई सेट B है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना तुमने ले लिया। अब मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन है, हाँ मसला तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, A क्रॉस B करोगे, उसमें पूरा का पूरा जितने भी तुम्हारे ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, जितने भी तुम्हारे पॉइंट बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें लिखे हुए होंगे। फिर तुम इसी में से एक रिलेशन निकालते हो। यहाँ पर हमने क्या कंडीशन डाली थी कि A बराबर B होना चाहिए और A, B आपके 3 से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 कंडीशन लगाएंगे, हमारी कंडीशन क्या है वो लिखो ढंग से। तो ऊपर की तरह सेम ऐसी ही कंडीशन हमने डाली कि क्या कंडीशन है, देसी भाषा में मैंने लिख दिया, यही मेरे नोट्स में लिखी हुई है, इससे ही मुझे समझ में आया था। तो A से हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। तो जो A है ना, ये जो सेट A है, इससे हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। तुम्हारा इसमें से हम जो भी बनाएंगे ना, मान लो तुम्हारा S सब सेट है, उसको हम बना रहे हैं, तुमने क्या कंडीशन डाल दी पहली, 1, 2, 3 ये तो आने ही चाहिए। तो तुमने फिक्स कर दिया 1, कुछ B में से उठाओगे, इसमें से उठाओगे, 2, B में से कुछ उठाओगे, B कुछ भी हो सकता है, 3, B कुछ भी हो सकता है। तो एक में से A में से हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। ये बात तुमने पक्की कर दी कि यहाँ से 1, मान लो 1,0, 1,1, 1,2 ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे ही फिर 2,3 ऐसा कुछ बने, 3,4 बने, तो ऐसा कुछ हो 2,3, 3,4। तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, A का एलिमेंट आ ही रहा है। ये A, B ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है ना वो पहले सेट से आना चाहिए। अगर ये A क्रॉस B में है तो ये A, B है, उसमें से पहला एलिमेंट इससे आ रहा होगा, दूसरा जो घटक है, कंपोनेंट है, वो इससे आ रहा होगा। जो 2 है वो A वाले सेट से आ रहा होगा, 3 है वो आपका B सेट से आ रहा होगा। ये सारी चीजें मैंने रिलेशन में बहुत अच्छे से कराया है, एक बार देखा, वो 3 घंटे का लेक्चर है, तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ तुम्हारे सामने आया है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है इस सबसेट को बनाने के लिए, तुम्हारे जो A से I एलिमेंट हैं उसका B के केवल एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे तुमने इसमें तो 1,
1,0 है, 1,1 है, 1,2 है। बट ये क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, ए से तुमने मान लो ये वाला एलिमेंट उठाया तो ये क्या बोल रहा है, बी के केवल एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। मतलब ए का या तो 0 से रिलेशन हो, 1,0 बन गया, या फिर 2 से रिलेशन हो, मतलब 1,1 बन गया, 1,2 बन गया। तो ऐसा केवल एक ही तुम्हें उठाना है, 2 नहीं ला सकते तुम। ऐसे इसमें ऐसा बोल दो, मान लो तुमने 1, बी की जगह पर तुमने 3 डाल दिया, फिर तुम बोल रहे हो इसी सेट में तुमने 1,4 भी डाल दिया। ऐसा नहीं कर सकते। एक का संबंध किसी बी के केवल एक रिलेशन से संबंध होना चाहिए, एक एलिमेंट से ही इसका संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं डाल सकते कि एक के साथ 2 डाल दिया। ऐसे 2 तुमने ले लिया, 2 के साथ मान लो तुमने 4 ले लिया, तो 2, यहाँ पर 5 दिखना नहीं चाहिए इस सेट में। उसने पहले ही बोल दिया है, कंडीशन लगा दी है कि भैया बी से कोई भी उठा लो, बट एक उठाना। 2 के साथ तुम केवल अगर 4 उठा लिए तो 4 ही उठाना, 2 के साथ तुम फिर 5 नहीं उठाओगे या 6 नहीं उठाओगे, कुछ नहीं उठाओगे उसके साथ, केवल 4 उठेगा। ऐसे ही 3 के साथ तुमने मान लो 2 उठा लिया है तो 2 ही रहेगा। 3 के साथ इस कॉमा लगाकर तुम ऐसा नहीं कर सकते 3,4 भी तुमने डाल दिया, ये नहीं हो सकता। तो तुम्हारे पास जो सेट बना है वो ऐसा कुछ बन रहा है। मान लो तुमने एक को बनाया, संबंध रिलेशन ही तो बनता है, एक उसी में से जो सबसेट आता है उसी तो हम रिलेशन बोलते हैं। तो कोई रिलेशन ऐसा है उसमें तुमने 1,3 डाल दिया, 2,4 डाल दिया, 3,2 डाल दिया, ये तुम्हारा एक रिलेशन बन के आ रहा है। तो अगर किसी में अगर कोई रिलेशन बनाते वक्त ये 2 कंडीशन डाल दें तो उस रिलेशन को ही एक स्पेशल नाम दे देते हैं, फंक्शन। पहली डेफिनेशन जहां से हमारी निकल के आ रही है फंक्शन की, तुम्हें फील आ रही होगी कि फंक्शन होता क्या है। अभी तो ये एक तरीका है इसको समझाने का, सारे तरीकों से समझाऊंगा और सारे तरीकों को कनेक्ट करके समझाऊंगा, ये है मेन चीज। तो फंक्शन को तुम एफ नाम दे दो किसी फंक्शन। ये जो हमारा एस रिलेशन था ना, उसको हमने एफ रिलेशन नाम दे दिया। फंक्शन भी एक रिलेशन है, ये बात लिख लो, फलाने या फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। ये लिखो, ये कोने में लिख लो, 11th वाले तुम भूल जाओगे, पक्की बात है। ये तुम्हारा जो है ना 1,3, 2,4, 3,2 ये तुम्हारा एक फंक्शन है। तो ये 2 कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। वो तुमसे पूछेगा कैसे, अभी क्वेश्चन ही देख लो। चलो, वो तुमसे पूछेगा, तुम्हारे सामने कोई 2 सेट लिख के दे देगा, ए लिख दिया, बी लिख दिया। अब वो पूछेगा इन दोनों में कोई रिलेशन है, मान लो ए आर बी ऐसा कुछ दे दिया। ये सारी नोटेशन मैंने रिलेशन में करा दी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। ए रिलेटेड है बी से, ऐसा कुछ का मतलब होता है, ए रिलेटेड है बी से, ए का संबंध बी से है। तो कोई तुम्हें रिलेशन देगा, मान लो तो तुम्हें कोई रिलेशन बना के दे दिया, वो एक रस भी नहीं करेगा। एक रस भी तो तुम खुद कर सकते हो। यहाँ पर मान लो 1, 2, 3 है, यहाँ पर 3, 4, 5 है, ऐसा कुछ है। तुम सारे बना सकते हो ना, 1 का 2 से कर दिया, फिर 1 का 3 से कर दिया, ऐसे सारे के सारे तुम कॉम्बिनेशन बना दोगे, उसका सेट बना दो, वही एक रस भी है। तो वो उसने बनाकर नहीं देगा तुमको, वो बस सेट दे देगा और कोई रिलेशन दे देगा। रिलेशन कैसे देगा, 2 तरीके हैं रिलेशन देने के। एक तो ऐसे ही वो कॉम्बिनेशन बना कर देते। रिलेशन में तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। रिलेशन में क्या है, बस एक कंडीशन रहनी चाहिए कि ए बराबर हो जाए बी से, ए बी वाले ऑर्डर पेयर है तो ए बड़ा हो जाए बी से, या फिर अभी हमने देखा था ए बराबर बी हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो वो रिलेशन बन जाता है। तो उसने कोई ऐसा रिलेशन बना के दे दिया। मान लो मैं तुमसे बोलूं, यहाँ पर 2 तुम्हारे पास सेट है, 1, 2, 3 का, ये 0, 2, 4, 6 ऐसा कोई सेट, 2 सेट दे रखे हैं। अब मैं इनमें कोई रिलेशन ऐसे ही रैंडमली बना के दे रहा हूँ तुमको। तो मैं दिया 1,4, 2,2, 1,0। तो बताओ, वो पूछेगा ये तुम्हारे पास 2 सेट है, ये तुम्हें रिलेशन दे रखा है, तो बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन भी तो एक रिलेशन होता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन रिलेशन है। तो तुम्हें क्या देखना है, हमारी तो 2 कंडीशन है, तब हम मानेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन होता है। पहली कंडीशन, ए क्रॉस बी में से, मतलब 2 सेट दे रखे हैं तो ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। ये बात रट लो, इस बात को रट लो और कुछ नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी तुमको। वैसे भी ये भी रटने वाली बात नहीं है। ये भी क्यों, ये जो 2 कंडीशन आई ये भी कहाँ से आई, ये भी तो बताओ ना, तब आएगा मजा। ये भी बताओ, तो इसको भी मैं बताने वाला हूँ। इतना डिटेल में जाएंगे ना तुम्हें उम्मीद नहीं होगी। ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। फिर दूसरा था, बी के केवल एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, बी के केवल एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ए का एक एलिमेंट का, अरे वो ऊपर लिखा था ना, बस समझ जाओ। ए का हर एक एलिमेंट है क्या, 1 कुछ है, 1 तो आ गया, 2 है, 3 तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो पहली कंडीशन हमारी फेल कर गई कि हर एक एलिमेंट नहीं है, 3 कुछ होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ होना चाहिए था, तब हम उसको बोल सकते थे कि वो फंक्शन है। फिर भी हम चेक करते दूसरी कंडीशन को, क्या 1,4 है तो कहीं 1 कुछ और तो नहीं आ रहा, 1 के साथ केवल 1 ही आना चाहिए, 1 के साथ कोई और नहीं आ सकता। तो ये भी हमें चेक करना था। तो पहला ये जो हमने फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ये बात तुमने क्वेश्चन में लिख दी। ये एनसीईआरटी में तुमको भर के
ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और जो टीचर लोग कराते हैं ना वो भी तुम्हें ये क्वेश्चन कराएंगे, यही वगैरह में चले जाओ वो भी कराते हैं। तो मैं ऐसा ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख देता हूँ, उससे सारे के सारे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो, वैसे तो वो पूछेगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, बट एनसीईआरटी भी करना है। तुम तो 11th में हो ना, मैं ये पूरा जो प्ले लिस्ट बनाने वाला हूँ, जो फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, वो 11th और 12th के लिए होने वाले हैं प्योर। ड्रॉपर वगैरह के लिए तो मैं वन शॉट वगैरह ले आऊंगा, नहीं तो वो बाद में देख लेना, कहीं से देखना है तो तुम जहाँ से देख रहे हो वो देखते रहो। मुझे तो बस अभी पूरा सिलेबस मुझे स्टडी वाड़ी पर डालना है, मैं तो हर चैप्टर स्टडी वाड़ी पर मिलेगा, ऐसा मेरा मिशन है अभी के लिए। तो उसमें ड्रॉपर के लिए अभी ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, बस तुम रैंडम प्रैक्टिस वगैरह देखते रहो। और जो इनका वन शॉट आएगा ना, मैं फंक्शन का भी वन शॉट बनाऊंगा एक, तो उसको देख लेना कभी। आगे क्वेश्चन करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ध्यान से देखना। पहली चीज कहाँ गई, पहली चीज तुम देखो 1 2 3, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट लेना है तो कोई रिलेशन में 3 तो ऑर्डर्ड पेयर होने ही चाहिए। अगर इसमें ए में 3 एलिमेंट है तो रिलेशन में भी 3 एलिमेंट तो आने चाहिए, 1 2 3, इनके साथ कुछ ना कुछ आएगा, 1,4 2,2 2 1, कुछ आना चाहिए, तो 3 तो कम से कम आने चाहिए थे। ये तो खैर फंक्शन नहीं था, मान लो यहाँ पर मैं अगर इसको फंक्शन बनाना होता 3, कुछ मान लो 0 डाल दिया। अब ये फंक्शन है क्योंकि 3 आपके तीनों के तीनों कुछ ना कुछ ले रहे होंगे, तो 3 तो मिनिमम होने चाहिए। अगर इस ए में 3 है तो यहाँ पर भी 3 ऑर्डर पेयर आने ही चाहिए। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये रही। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो ए से तो सारे एलिमेंट आ गए, बट बी से कौन कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 रह गया, मतलब बी में छूट रहा है, फिर भी आपका फंक्शन हो सकता है। तो पहली चीज इसको भी नोट लिखना, मतलब पॉइंट सा बनाकर लिखना फंक्शन के केस में कि फंक्शन को पहचानने का क्या क्या तरीका है। ए का छूट नहीं सकता, ये सारी बातें मेरे नोट से आ रही हैं। ए का छूट नहीं सकता, जो मुझे ध्यान रही थी। दूसरा, बी का छूट सकता है, ये तुम्हें क्लास 12th में भी काम आएगा, ऐसे ही मैंने देखा था। क्लास 12th में जो इनटू ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पर भी ये काम आएगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ए का छूट नहीं सकता, बी का छूट सकता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये 2 लाइन लिखनी थी कि कंडीशन क्या है, सेट रिलेशन है, नहीं फंक्शन है, कोई रिलेशन फंक्शन है, उसको पहचाने कैसे, 2 है ये, मेन तो यही 2 है, बट और जल्दी मतलब उसको और सहायता देने के लिए ये 2 बातें और हैं। ए का छूट नहीं सकता, बी का छूट सकता है। यहाँ पर देखो बी का छूट रहा है ना, 6 छूट गया। ऐसे तुम इसमें देखो, ये तुम्हारा फंक्शन था तो बी सेट कहाँ है, बी सेट इतना था, इसने इतने में से क्या क्या छूटा, 3 4 2, 3 4 2, बस केवल इतना यूज हुआ है। 0 1 5 ये तो छूट गए, बस 20, लेकिन ए से कोई नहीं छूटा होगा। ए के तीनों एलिमेंट तुम्हें यहाँ पर देखने को मिले थे, और मिनिमम जितने भी ए में एलिमेंट थे 3, उतने ही तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। 3 ऑर्डर पेयर तो आने ही आने हैं, तो 1 2 3 इनको तो लेना ही है ना भैया सेट ए से। ये 2 ऑब्जर्वेशन मेन थी, इसके बाद अब तुम कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन। तो मैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन दिखा दूंगा इससे, ये खुद का क्वेश्चन है, इसको देखो। तुम्हारे पास कोई सेट ए है, सेट बी है, तो बताना है फंक्शन क्या है। पहली चीज ए का हर एक लेना है, चलो उससे करो, ए का हर एक एलिमेंट लेना है। दूसरी चीज, ए का बी के केवल एक एलिमेंट से कनेक्शन होगा, एक एलिमेंट से रिलेशन होगा, ये बात ध्यान रखा। तीसरी बात, चलो वो तो ही गया, मेनली यही 2 बातें हैं, वो ऐसे तुम बस वो तो ध्यान रख लेना कि ए का छूट नहीं सकता, तो ये बात किसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। बी का छूट सकता है, तो वो तो खैर अलग ही ऑब्जर्वेशन है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो अलग है, ये मेन है, ये सबसे मेन वो है। तो इसके आधार पर इसको देखो जरा ध्यान से, पहले वाले को देखो, ए का छूट नहीं सकता, 1 2 3 तो आने चाहिए, 1 2 3 आ गए, चलो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है, ए का बी के केवल एक से संबंध होना चाहिए। अगर 1,3 हो गया तो 1, कुछ और नहीं आएगा, तो ऐसा हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। 2,4 है तो अब 2 के साथ कुछ और नहीं आना चाहिए, तो हमें ये भी दिख रहा है कि नहीं है। 3,4 3 आ गया, यहाँ से तीनों तो आ गया, 3,4 है तो 3 के साथ कुछ और नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो ये आपका रिलेशन है। और यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पर बी में से सेम एलिमेंट आ सकता है, ए में से कोई सेम एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा होगा। 1 2 3 इनमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट करा है, 1, कुछ और आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 का केवल 1 से संबंध होगा। बट यहाँ पर बी में से देखो 4 है, वो 2 बार आ गया, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पर भी है, बट हमारे पास केवल 2 कंडीशन थी, उसके हिसाब से हमारा मस्त जा रहा है, तो ये आपका फंक्शन है। दूसरा देखो, ए का छूट नहीं सकता, 1 2 3 आने ही चाहिए थे, तो 1 2 3 ये आ गए। अब इसमें से बी में से तो कुछ भी ले सकते हो, बस 1,3 आ गया तो 1 के साथ अब कुछ और नहीं आना चाहिए, तो ऐसा मैं नहीं दिख रहा। 2,3 है तो 2 के साथ कुछ और नहीं है, 3,3 है तो 3 के साथ कुछ और है भी नहीं, ये भी हमारा एक फंक्शन है। यहाँ पर तो देखो हमारे बी में से केवल 3 को लिया है, तो बी में कितने छूट गए, ये छूट
छूटे हैं तो बी का तो छूट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी एक कंडीशन इसमें ऐसा आएगी, मतलब क्लास 12 का फंक्शन पढ़ेंगे तब बी का छूट नहीं सकता, ये भी आएगा, बट उसको हम अलग नाम देंगे, उसको वहीं देखेंगे। अभी के लिए फंक्शन देख रहे हैं कि फंक्शन किस किस को बोलते हैं। फंक्शन में भी जब हम और देखेंगे तब उसकी बात चलेगी। इसको देखो 1,2 नहीं 1 2 1 3 ऐसा कुछ है। तो हमने बोला था कि तीनों के तीनों एलिमेंट आने चाहिए, ए का छूट नहीं सकता। तो 1 2 3 आपके तो तीनों आ गए, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, एक का बी के केवल एक एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। अगर तुमने ए में से 2 उठाया है तो बी में से किसी एक को ही उठाओगे। मान लो तुमने 3 उठा लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 के साथ फिर तुम 4 को भी उठा लो, केवल एक के साथ कनेक्शन होगा। यहाँ पर देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 2 के भी साथ है और 1 का 3 के भी साथ है। ऐसा तो नहीं हो सकता, बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होगा। अगर 1,2 है तो 1,3 नहीं होगा, या फिर 1,3 है तो 1,2 नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ये वाला आपका फंक्शन नहीं है, ये जो रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं है। अब अगला देखो, और वैसे भी तुम देखो हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, लिखा नहीं था उसको, कि 3 आपके पास एलिमेंट है सेट ए में से, तो जो वो बनेगी रिलेशन बनेगा उसमें भी 3 एलिमेंट ही होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि आपको तो वही तीनों एलिमेंट लेने हैं और फिर तुमको रिपीट भी नहीं कर रहे हैं कि 1,2 ले लिया, 1,3 तुम्हें फिर से लिखना है, फिर 2,3 कर लिया, 3,4 कर लिया, ऐसा कर दिया, 1 2 1 1 2 3, मतलब तीनों के तीनों एलिमेंट आ गए। बट रिपीट भी नहीं करना है कि एक के साथ 2 भी ले लिया, एक के साथ 3 भी ले लिया। बी के केवल एक एलिमेंट के साथ तुम्हारा कनेक्शन होना चाहिए, तो केवल 3 तुम्हें वो दिखेगा। तो इसमें तो 4 दिखने लग गए, तो इसको तो हम वैसे ही काट सकते थे। ऐसे अगर इसका देखें तो इसको भी हम डायरेक्टली काट कर सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट ए में है, 3 एलिमेंट, तो इसमें भी 3 एलिमेंट नहीं चाहिए। सॉरी वो कुछ आ गया था। तो यहाँ पर 1,4 है, 2,3 है, तो यहाँ पर 3 भी तो कुछ होना चाहिए। एक का छूट तो सही सकता ही नहीं, एक का छूट नहीं सकता, एक का हर एक एलिमेंट लेना है। ये आपका फंक्शन गया। 2,1 3,3 1,4, यहाँ पर देखो 1 2 3 तीन आने चाहिए, 1 2 3 तीनों आ गए। अब दूसरी कंडीशन देखो, ए का बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तो 2 का 1 के साथ है तो 2 का किसी और के साथ नहीं होगा, 3 के 3 के साथ है तो 3 का कुछ और से नहीं होगा, 1 का 4 के साथ है तो एक का किसी और से नहीं होगा। यही आपका फंक्शन होता। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा गौर करो। 1 3 2 ये तो आपके बी ए से आ रहे हैं तो ठीक है, बट ये वाला 1 3 4 ये आपके सेट बी से आ रहे हैं। तो जरा सेट बी पर नजर गड़ाओ, 3 4 इसमें कहीं 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये 1 कहाँ से आ गया? ये तो बी में है ही नहीं, ये 1 है वो बी को बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो इसको हम फंक्शन बोल कैसे देंगे? हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ पर है, हमारा जो रिलेशन है वो आ कहाँ से रहा है? ए क्रॉस बी में से आ रहा है। बी में कोई 1 है ही नहीं, जहाँ पर तुम 1,1 ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते। ये इस वजह से कोई फंक्शन है ऐसा निकलेगा ही नहीं, ऐसा कोई रिलेशन निकलेगा। ए क्रॉस बी में कुछ, ए क्रॉस बी में ही 2,1 आ ही नहीं रहा। यहाँ पर तुम 2,1 बनाकर दिखा दो तब मैं मान जाऊं तुमको। इसमें कुछ है ही नहीं, तो आप सबसेट में ला कहाँ से दोगे? सबसेट में तो यहीं से आता है, यहीं पर नहीं है तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? तो ये जो रिलेशन है वो सबसेट होता है, सबसेट में भी 2,1 होगा नहीं। ये भी आपका जो फंक्शन रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, ये तो रिलेशन ही नहीं है, ये रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन तो डिफाइंड होता है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट ही नहीं है, तो हम बोल कैसे देंगे वो फंक्शन है? वो तो रिलेशन भी नहीं है। ऐसे ये तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि तुम्हें फंक्शन पहचानना कैसे है, तुम पहचान लोगे ना। अब ये तो एक तरीका है फंक्शन को पहचानने का, अभी देखना अभी तो और तरीके आने वाले हैं, तुम्हें कई टीचर बताते होंगे, वो भी आएंगे अभी इसमें। के जैसे ही एक क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिख जाएगा, तो उसको देखते हैं। फिर तुम्हें ए और बी कोई सेट नहीं दे रखा, तो तुम्हारी हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली तो ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, ये तो रट लो। दूसरी कंडीशन है कि ए के एलिमेंट का बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे पास कंडीशन है 2। इनके आधार पर बताना है। तो ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सेट दे ही नहीं रखे, उनमें से तुम बताओ कि हर एक एलिमेंट आया है या नहीं आया है। तो हमारा पहली कंडीशन तो उसने रफा दफा कर दी, दूसरी हमारे पास बची। रफा दफा करने का मतलब ये नहीं है कि वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट को, वो कर रहा है, बट उसने वो सेट नहीं बताया। उसने मान लिया है कि ये जो है ना, ये कहाँ से आ रहे हैं? पहले जो कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर में, ये भी ऐसे ही तो ऑर्डर पेयर होते हैं, उसके इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट, इसको सेकंड कंपोनेंट। इनके फर्स्ट कंपोनेंट है वो कहाँ से आते हैं? ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो अगर ए क्रॉस बी में कोई रिलेशन है
तो जो ए आएगा वो बिलोंग करेगा ए से, बी आएगा वो करेगा बी से, मतलब ए आपका ए सेट से आ रहा होगा, बी आपका बी सेट से आ रहा होगा। ये पहले पहले कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है इनके, वो सेट ए से आ रहे होंगे। सेट ए में क्या होगा, 1 2 3, इसके लिए केवल इस रिलेशन की सेट ए ये है, इसके लिए सेट कोई ए दूसरा हो सकता है, तो ऐसा वो मान के चल रहा है। तो वो वाली कंडीशन तो चलो उसने पहले ही मान ली है कि ऐसा तो है। हम दूसरी वाली कंडीशन पर चेक करेंगे, ए का एलिमेंट कोई उठाया है तो उसका केवल बी के एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। जैसे 2 का 1 के साथ है तो 2 का फिर किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, 3 का 1 के साथ है तो 3 का किसी और से नहीं होना चाहिए, 4 का 2 से है तो 4 का 2 से ही होना चाहिए, किसी और से नहीं। तो ये आपका फंक्शन है। यहाँ पर देखो 2 3 4 कोई भी रिपीट नहीं करा कि 2,1 आ गया, फिर 3,1 आ गया, फिर 2,3 आ गया, फिर 4,2 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, पहला जो कंपोनेंट है 2 3 2, तो ये तो रिपीट कर गया ना, तो ऐसा रिपीटेशन नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो 2,2 2,4 ये तो रिपीट कर गया ना, तो ये फंक्शन नहीं है। 2 का 2 के साथ भी कनेक्शन है, 2 का 4 के साथ भी कनेक्शन है, बट हमारी कंडीशन क्या बोल रही थी, बी के किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, 2 के साथ नहीं, तो ये आपका नहीं है। ये वाला देखो 1,2, अब 1 का किसी और से नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कोई भी रिपीट नहीं करा, तो ये आपका फंक्शन है। सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा प्रश्नावली नंबर 2.3 है शायद का पहला क्वेश्चन देखना, वो भी सेम है। ये वाला वो क्वेश्चन है 2.3 का पहला ही, कौन फलन है, इसके आगे भी कुछ कुछ लिखा है बट उसको हम बाद में समझेंगे, अभी तुम्हारे लिए नहीं है वो। यहाँ पर फिर से देखो, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा नहीं कर रहा नहीं कर रहा, फंक्शन है एक एक करा, फंक्शन रिपीट करेगा ना, 1 के साथ केवल 1 आना चाहिए, या तो 1,3 आना चाहिए या 1,5 आना चाहिए, केवल 1 के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मैं तो 1 का 3 के साथ भी है और 5 के साथ भी है, तो ये अलाउड नहीं है फंक्शन में। ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए। और क्या है, और भी कई सारे क्वेश्चन है कि ये फलन है या नहीं है, उसको हम चलो अभी देखें या आगे देखेंगे। चलो पहले और समझ लेते हैं फंक्शन होता क्या है। अभी तो हमने एक तरीके से समझाया कि फंक्शन होता क्या है, इसी से तुम्हारा एनसीईआरटी में तो एग्जांपल होने लग गए। अभी दूसरा तरीका है इसको समझने का। अब फिर से भूल जाओ सारी चीजों को जो तुमने पढ़ा है, तो अब फिर से सारी चीजें भूल जाओ, एक और तरीके से हम फंक्शन को सीखने वाले हैं। अभी तो एक तरीका सीखा है, अभी तो बहुत तरीके हैं। तो जैसे हमने मान लो एक कोई लाइन सेगमेंट लिया है, कोई लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड लिया है, ए नाम दे देते हैं, लेंथ है x। अब हमने एक और रेखाखंड लाइन सेगमेंट लिया है, उसको हम नाम दे देते हैं मान लो PQ। इसकी लेंथ जस्ट AB का डबल है, तो ये 2x लेंथ की हो जाएगी, वो x लेंथ की थी, ये 2x लेंथ की होगी, सिंपल। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो कि जो PQ है वो आपका डबल है AB का, यही तो इन दोनों में रिलेशन है। शब्दों पर गौर करना, रिलेशन है दोनों में, और आपका फंक्शन भी एक रिलेशन है। तो अभी थोड़ा सा रुको, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वो देखा था, A क्रॉस B हमने करा था, फिर उसमें कुछ कुछ एलिमेंट आए थे, उसमें से हमने एक रिलेशन बनाया था, उसमें हमने एक कंडीशन लगाई थी A बराबर B की, मतलब 0,0 आना चाहिए, 1,1 आना चाहिए, 2,2 आना चाहिए, 3,3 आना चाहिए, ऐसा कुछ लगाया था। तो ये A बराबर B क्या था, दोनों में एक कंडीशन है, या तुम रिलेशन बोल सकते हो। जो A, B ये क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। A क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट, B क्या है, सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट में हमने एक रिलेशन बता दिया कि A बराबर B होना चाहिए, के आधार पर तुमने ये सबसेट निकाल लिए। ऐसे ही हमने यहाँ पर PQ और AB इन दोनों में रिलेशन बता दिया कि जो PQ है ना वो AB का डबल होना चाहिए। ये एक रिलेशन या कंडीशन तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पर अब तुम देखो PQ, अगर तुम x को 1 लो, मान लो तुमने AB की लेंथ कितनी ले ली, 1 ले ली, तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, PQ की लेंथ तो डबल होती है ना, तो ये 2 हो जाएगी। तुमने यहाँ पर 2 लिया, ये 4 लेंथ की हो गई। ये तुमने 3 लिया, AB की लेंथ 3 हुई, तो ये 6 हो जाएगा। तुमने यहाँ पर AB की लेंथ 1/2 ली, यहाँ पर PQ कितना हो जाएगा, आधे का डबल कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे तुम करते जाओगे, कुछ भी ले लो ऐसे करते जाओगे। तो एक बात तुमने नोट करी कि तुम AB को तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहे हो, लेकिन PQ उस पर डिपेंड कर रहा है कि तुमने 3 लिया तो उसका डबल ही यहाँ पर आना चाहिए, PQ की लेंथ डबल ही आनी चाहिए इसकी। तो इस पर डिपेंड कर गया ना PQ। जो PQ है, PQ इज डिपेंडेंट ऑन AB, ये बात तुम बोल सकते हो। अब ये बात बोली क्यों, वो भी तुम्हें समझ में आएगी, हर चीज का रीजन मिलेगा तुमको। तो 2 चीजें हैं, PQ आपका एक तो डिपेंड कर रहा है AB पर, दूसरी बात ये PQ की वैल्यू देखो, कभी 2 हो रही है, कभी 4 हो रही है, कभी 6 हो रही है, कभी 1 हो रही है, मतलब अलग अलग आ रही है, वेरी कर रही है, वेरिएबल है PQ की वैल्यू, इसीलिए इसको नाम पड़ता है। एक तो ये डिपेंडेंट है किसी पर, दूसरी बात ये वेरिएबल भी है, बदल रही है, तो इसका नाम पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो PQ है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से सेम वे में तुम AB के बारे में बात करोगे, बदल तो AB
भी रहा है, कभी एक हुआ, कभी दो हुआ, कभी तीन हुआ, कभी 1/2 हुआ, ऐसे कुछ भी लेते जाओ, मनमर्जी है आपकी। तो वेरिएबल तो ये भी है, वेरिएबल तो ये भी है, बट ये अपनी मर्जी से स्वतंत्र है, कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये भी तुम्हें ऐसा ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, 1/3 ले लो, 1/5 ले लो, कोई रेस्ट्रिक्शन लगी, पर तुमने 1/5 लिया तो इसकी वैल्यू 2/5 ही आनी चाहिए, ये डिपेंड कर रहा है। तो ए बी की वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो थोड़ी देर के लिए मान लो हमने पी क्यू को क्या माना, एक वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, और आपका ए बी था, ए बी ये वाला एक्स था, उससे पहले 2 लगा हुआ है, 2x, तुम्हारे सामने ऐसा कुछ लिखा आ रहा है वाई बराबर 2x, तो वाई आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तुम एक्स की कुछ वैल्यू डालोगे अपने मन से, एक्स की वैल्यू तुमने अपने मन से डाली, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, अपने मन से कुछ कर रहे हो, स्वतंत्रता के साथ कर रहे हो, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसमें कुछ डालोगे तब वाई आएगा, तो वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज है। और अगर तुम सॉरी अगर तुम यहाँ पर कुछ चालाकी करो तो तुम कहोगे कि चलो हम x को अलग रखते हैं, y के नीचे 2 का वो कर देते हैं, ऐसे इसको पलटोगे ना, 2 को उधर सी की साइड ले जाओगे तो वो आगे में जाएगा, ऐसा कुछ तुम्हारे सामने बन के आएगा। अब तुम चालाकी के साथ बोल सकते हो कि जो x अब यहाँ पर क्या बन गया, ये तुम्हारा डिपेंड करेगा y पर, तो ये क्या बनेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब तुम इसको कुछ भी ले लो, इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो इंडिपेंडेंट है मीनिंग, अरे लिख लेना इसको। लेकिन तुम एक बात नोट करो, यहाँ पर तुम क्या बोल रहे हो, x का डबल करने पर, ये बात लिख लेना तुम्हें समझ में आएगी ऐसी हिंदी में, x का डबल करने पर y मिलता है, ये जो y बराबर 2x है, ये क्या बोल रहा है, x का डबल करोगे तो y मिल जाएगा तुमको, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि y का आधा करोगे, y का आधा करोगे, y का हाफ करोगे तो तुमको x मिल जाएगा। दोनों बातों का मतलब देखो, दोनों बात तो एक ही बोल रहे हैं ना, दोनों में रिलेशन तो एक ही है कि x आपका या तो y से आधा है, या तुम उल्टा बोल दो कि y है ना वो x का डबल है, बात तो वही बोल रहे हो। तो ये बात है ना, जो ये बात है या ये बात है, ये बात ही है जो जिसे हम फंक्शन या तुम बोलो रिलेशन का नाम दोगे। इन दोनों में रिलेशन क्या है, y आपका x का आधा मिलेगा। सबसे पहले तो फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको एक रिलेशन बोलेंगे। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि x का डबल करने पर y मिलेगा, या इसी बात को क्या बोल सकते हो, y का आधा करोगे तो x मिलेगा। ये क्या है, एक रिलेशन है। अब रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलते हैं, उसके बीच में क्या कंडीशन आती है, देखो किस तरीके से तुम्हें चीजें कराई जा रही हैं। a का हर एक एलिमेंट आना चाहिए। दूसरी बात, ए के एलिमेंट का, बी के केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये 2 कंडीशन थी हमारी। या फिर इसी बात को तुम क्या बोल सकते हो कि ए कॉमा बी ऐसा कुछ है तो ए कभी रिपीट नहीं करना चाहिए, ए कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। ये जो मैं बात लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही तुमने अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि मेरे भी नोट्स अगर देखोगे ना तो बिल्कुल सेम ऐसे ही छपे होते हैं कॉपी में, और ऐसे बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहता है। रटी रटाई भाषा तुम लिख लोगे, डेफिनेशन वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा, फंक्शन भी भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे तुम, तो ऐसे लिखो। तो तुमने देखा फंक्शन एक रिलेशन, इन दोनों में क्या बना सकते हो, मान लो तुमने y बराबर 2x इस तरीके से लिया, x बराबर तुमने 1 लिया तो y बराबर तुम्हारा 2 आएगा। तुमने एक ऑर्डर पेयर ऐसा कुछ बनाया, फिर तुम क्या करोगे, x बराबर कुछ और लोगे, मान लो 2 लिया तो यहाँ पर 4 आएगा, 3 लिया तो 6 आएगा, 1/2 लिया तो 1 आएगा, 1/3 लिया तो 2/3 आएगा। डबल करना है जस्ट, 4 लिया तो 8 आएगा। ऐसा मान लो तुमने कोई रिलेशन बना दिया, इतना रिलेशन बना दिया। तो अब इसको वही तरीका, क्या ये फंक्शन है, देखो तो फंक्शन है या नहीं है। कंडीशन क्या है, एक हर एक एलिमेंट आना चाहिए, तो वो तो हमें ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। बट दूसरी कंडीशन तो हम देख सकते हैं कि ए कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है वो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। ए का एलिमेंट का बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो एक का केवल 2, एक डालने पर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने यहाँ पर 1 डाला तो यहाँ पर y की 60 वैल्यू निकल रही है, 2 से ज्यादा वैल्यू निकल रही है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। सिंपली देख सकते हो, एक का डबल ही 2 होता है। यहाँ पर तुम 2 डालोगे तो 4 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। 2 डालोगे यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का डबल क्या होता है, 4 आता है। 2 का डबल 5 हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा, सारे के सारे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कभी रिपीट नहीं होंगे। ये जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन नाम दे सकते हैं। अब आया ना मजा, असली फील अब आई होगी तुमको, ऐसी मुझे उम्मीद है। देख रहे हो इस तरीके से फंक्शन को, किस तरीके से पहले हमने क्या करा था, पूरा वो कहाँ गया, पिछला वाला जो चैप्टर हमने रिलेशन पढ़ा था उसमें हमने ये सारे पॉइंट वगैरह से देखते थे। वहां से सबसे पहले तो हमने रिलेशन निकाला, फिर उससे हमने फंक्शन निकाला। तो एक तो तरीका वो था, दूसरा तरीका ये सिंपल बिल्कुल अलग।
और ये बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, देखो यहाँ से पहले हमने क्या करा था, सारी चीजों पर नजर डालो कैसे कैसे हम निकाल के लाए हैं। ऐसे फंक्शन कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। और ये जो चीज है ना वो पहले ही तुम्हारे GH हार्डी, नाम तो सुन रखा होगा, रामानुजन की वजह से सुन रखा होगा तुमने, लेकिन इनकी खुद की एक प्योर मैथमेटिक्स करके एक बुक है, उसमें उन्होंने फंक्शन को इसी तरह से शुरुआत करा है। जैसे ये जो है ना, मैं तुमको बुक वगैरह दिखा दूंगा कभी, अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, नहीं मैं अभी दिखा देता। तो इस तरीके से उन्होंने सेम डिक्टो ऐसे ही उन्होंने एक्सप्लेन करा था इसको, कि फंक्शन कुछ और नहीं, वो एक डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस कैसी? एक्स आपका वाई पर डिपेंड कर रहा है और वाई आपका एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यही जो डिपेंडेंस है उसी को हम फंक्शन नाम दे देते हैं। ऐसा पहली बार GH हार्डी भाई साहब ने करा था, तो वहां से हमने ये चीज निकाल के लाए हैं। ऐसे रिसर्च करो ना, वैसे तो ये हमारे मैथ के गुरु ने ही कर रखी थी, लेकिन हमने उसको और एक्सप्लेन कराया तुम्हारे सामने कुछ चीजों को जोड़कर। पर तुम कहीं भी जाकर पढ़ लो NDA के टीचर से, ऐसे कोई नहीं करा रहा होगा। फंक्शन की शुरुआत भी ऐसे नहीं कराते लोग, वो डायरेक्ट बस डेफिनेशन लिखी जाती है पहले ही चैप्टर, जब पहला ही लेक्चर होता है तब वही लिखी जाती है। तो दूसरा तरीका ये हुआ फंक्शन को समझने का। अभी इस क्लास में तो हम फंक्शन को सीखेंगे, फंक्शन होता क्या है, उसके बाद बहुत सारी चीजें चालू होंगी। आज के लेक्चर से शायद ही कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, पक्की बता दूं पहले ही। बट ये जो फंक्शन की नींव रखेगा ये लेक्चर, हमारे पूरे मैथ की नींव यहीं से रखी जाएगी, ये ध्यान रखना। और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें पढ़ने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ड्रॉ करो। फिर भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को तो देख ही ले, फिर तुम कहीं से भी पढ़ते रहो, बाद की बात है, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो फिर यहीं से ही पढ़ोगे। अब तुम्हें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता, मान लो तुम्हारे पास वही है y बराबर 2x, तो तुमने एक चीज दे रखी होगी, ये क्लास 10th 9th और भी पहले की क्लास में ये चीज तुमने देख रखी होगी, ग्राफ वगैरह भी तुमने बनाए होंगे। तो यहाँ पर तुम x लिखते थे, यहाँ पर y लिखते थे, फिर तुम क्या करते थे, यहाँ पर तुमने 1 डाला तो यहाँ पर 1 आ गया, 2 डाला तो 3 डाला, 4 डाला 5 डाला, फिर y कितना आता था, 1 डालने पर y कितना हो जाएगा, डबल, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। फिर तुम क्या करते थे, ऐसा कुछ बनाते थे ग्राफ जिसे तुम बोलते हो। फिर तुम x वाले, ये जो x है ना, अब देखो, रुको रुको रुको, आ गया मजा, मुझे आ गया। ये सेट थ्योरी में मैंने एक चीज कराई थी कि x कुछ पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये तो मैंने इसी लेक्चर में कराया था ना, मैं भूल गया। यहाँ पर y क्या है, एक सेट है, 2 4 6 8 10, एक एक चीज कनेक्ट करूंगा तुम्हारी, रुक जाओ। अब ये जो टेबल है ना, उसी को तो हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर तुम 1 लिखते थे, यहाँ पर तुम 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, 4 लिखते थे, 5 लिखते थे। तो जो बाई वाली चीज थी उसको तुम इस एक्सिस पर लिखते थे, 2 4 6 8 10, ऐसे करके तुम जाते थे। फिर तुम 1,2 ऐसा कुछ बनाते थे, इसका बनाना है तुम्हें तो 1,2 बिंदु लगा देते थे, फिर 2,4 लगाते थे, फिर 3,6 कर देते, फिर 3, हाँ हो गया 4,8 करते थे, ये थोड़ा उधर ही आएगा, 4,8 करते थे, 5,10 करते थे। ऐसा कुछ तुम्हारा ग्राफ बनता था। इसको तुम मिला भी देते थे। मिलाते क्यों थे वो हम आगे देखेंगे, अगर तुम्हें अभी जानना है मैं बताऊंगा भी नहीं। ये लीनियर फंक्शन है, इसीलिए ये पूरी लाइन खींचती है ऐसे, ऐसा नहीं है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में ऐसा कुछ कर दूं, लीनियर है इसीलिए खींचती है। ये देख रहे हो फंक्शन ये रहा, उससे तुमने एक सारणी बनाई, उसमें भी हमने सेट थ्योरी को इंक्लूड कर लिया, उससे फिर हमने ग्राफ बना दिया। तो तीनों चारों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो पीछे की फंक्शन पढ़ रहे हो ना, ये जो फंक्शन तुमने पढ़ा है, हाँ वो ऊपर पढ़ा था, वो तो है वेबसाइट बनाते हो तुम, वेबसाइट या ऐप वगैरह बनाते हैं ना, तो वेबसाइट के पीछे की कोडिंग करी जाती है, कितनी खतरनाक और वाहियात दिखती है, लेकिन जब वो बन के तैयार होती है, जब उसे कंपाइल करते हैं या फिर क्या बोलते हैं लाइव करते हैं, तब वो क्या दिखती है, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा ऐप। तुम्हारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो सारी चीजें क्या है, आगे की सुंदरता है। पीछे की कोडिंग को क्या बोलते हैं, बैकएंड बोलते हैं। बैकएंड मतलब वही कोडिंग वगैरह। उसके बाद आता है फ्रंट एंड, मतलब उसकी सुंदरता वगैरह को देखते हैं, कैसे कैसे एनिमेशन आने चाहिए, लाइक करने पर वो नीला नीला हो जाना चाहिए, वो सारी चीजें फ्रंट एंड में आती है। तो बिल्कुल सेम है जो बैक एंड है ना, बैक एंड वो हमने पढ़ा है, ये कि ये ऐसा कुछ, ये कुछ, इससे कुछ तुम्हें फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही, बस कोडिंग जैसी चल रही है, y बराबर 2x, ये क्या है, कोडिंग जैसा ही है, और जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था वो। लेकिन जो फ्रंट एंड है ना, वो है ये ग्राफ। कितना सुंदर दिख रहा है तुम्हें, दूर से ही पता चल रहा होगा कि 1 डालने पर 2 आएगा, 2 डालने पर तुम्हारा 4 आएगा, सीधा सीधा देख कर ही पता चल रहा है सब कुछ। लाइक करने पर नीली बत्ती जलेगी, तो वो नीली बत्ती जलाना, वो पीछे कोडिंग कर रखी होगी कि y बराबर कुछ डालने पर वो नीली बत्ती जल जाए, तुम दबाओगे और वो बत्ती जल जाएगी। ऐसा है सेम, बिल्कुल फंक्शन है वो कि y बराबर कुछ, यहाँ पर तुम्हारे पास x है मान लो, उसमें क्या लिखा है कि तुम इसे दबाओगे तो वो लाल नीली बत्ती हो जाएगी, ऐसा है वो, इसको दबाओगे तो ये हो जाएगा। तो सेम है, पीछे की कोडिंग तो ये कर रखी है, बट वो दिखता कैसे है, तुमने बटन दबाया वो लीला हो गया, वो सुंदर सी चीज ऐसे दिखती है।
तो ऐसे ही पीछे की कोडिंग तो ये है, बट जब उसको तुमने उतारा, उसको लाइव किया, तो तुम्हें ये चीज दिखी, ये मस्त सी चीज, ये क्या है। तो ग्राफ को इसीलिए हम फंक्शन के बाद में पढ़ेंगे और बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तुम अभी फंक्शन को समझो थोड़ा सा, तुम्हें फील आ रही होगी फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज होता है ये। तुम्हें सेट थ्योरी से इसका लिंक दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो अब थोड़ा सा और गहराई में हम जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान से चलेंगे। अब तो तुम्हारे सामने क्या था, y बराबर 2x था। यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल ही तो है, तो ये सिंगल वेरिएबल है। अभी शब्दों पर ध्यान देना, सिंगल वेरिएबल, और तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंगल वेरिएबल ही तो है। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा कुछ लिख दूं, y बराबर 2x प्लस 3y, नहीं 3z लिख लो, 3z प्लस ऐसा कुछ लिख दूं, तो ये क्या हो गया, अब इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आ चुके हैं कि तुम्हें x भी कुछ रखना पड़ेगा, z भी रखना पड़ेगा, तब तुम्हें y मिलेगा। ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, इसमें दो से ज्यादा वेरिएबल आ गए। मान लो तुम इसमें 4m और जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो गया। ये क्या था, सिंगल वेरिएबल, अरे फंक्शन घटाओ, मल्टी वेरिएबल है ना, एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए, चर आ गए, चर हिंदी में चर। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा। ज्यादा इनकी हिंदी करने का ट्राई मत करना, नहीं अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही रखना, तो समझ में तो आ रहा होगा ना, हिंदी मीडियम वाले भी इतने बेवकूफ नहीं होते। सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो ये मल्टी वेरिएबल हो गया। और इनको भी ऐसे नहीं बोल सकते, मल्टी वेरिएबल नहीं बोल सकते, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इनको तुम अलग अलग रखोगे, अपनी अपनी मर्जी से इसको रखोगे, तब तुम्हें y मिलेगा। इसका प्रॉपर नाम बनता है मल्टी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है भैया, y डिपेंड कर रहा है इन पर, ये तो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल। तुम्हारे जो सिलेबस है ना एनडीए वगैरह का, वो 12th लेवल का जितना भी तुम्हारा सिलेबस है, उसमें ये जो मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिलेबस में नहीं है। तो ये बात तुम्हारे लिए बढ़िया बात है, लेकिन तुम इसको ग्रेजुएशन वगैरह आप डाल लेते हो, अभी के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख दूं y बराबर 2, y स्क्वायर बराबर 2x, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, और मैंने मान लो x को 2 रखा, तुम्हारे सामने क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर 4 आएगा। अब यहाँ पर y की कितनी वैल्यू आ रही है, y तुम -2 डालोगे तो तुम्हें 4 मिल जाएगा, 2 डालोगे तो भी तुम्हें 4 मिल जाएगा, मतलब y की तुम्हें यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही है। तो ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें भी देखो सिंगल वेरिएबल ही तो है, इसमें केवल एक वेरिएबल है x, और कुछ तो नहीं डाल रहे, यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं डाल रहे z और m, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल वेरिएबल है। बट इसमें एक केस तो ये बन रहा था, इसमें तुमने x बराबर 2 डाला तो y की केवल एक वैल्यू आएगी 4, और कुछ नहीं आ सकता। तो इसमें भी तुम्हारी दो चीजें बन के आती हैं, सिंगल वैल्यूड मतलब एक वैल्यू आ रही है सिंगल वैल्यूड, दूसरी तुम्हारी आती है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, लगा लो सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तुम्हारा जो 11th-12th का सिलेबस है उसमें इसको भी फंक्शन नहीं मानते हैं, इसको फंक्शन नहीं मानते हैं। बट तुम्हें अब अंदर की बात पता है, कोई वैसे ही तुम्हें बोल के चला जाता ना मल्टी वैल्यूड, ऐसे तुमने पढ़ रखा होगा ना, ऐसे तुमने जो ड्रॉपर होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा 2 4 6, ऐसे तुम ऐसे नहीं बोलता कि y की वैल्यू 2 भी आ रही है, y की वैल्यू 3 भी आ रही है। यही तो हम अभी तक मना करते आ रहे थे, एक की केवल एक वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब तुमने यहाँ पर x बराबर 2 डाला, इसी से समझ लो। चलो ये मस्त चीज आ रही है, तुम उम्मीद करोगे नहीं, तुमने उम्मीद नहीं करी होगी कि ऐसी चीज भी आएगी, तुम्हारा दिमाग उड़ने वाला है। तो यहाँ पर तुमने मान लो x बराबर 2 डाला है, 1 2 3, ऐसा भी हम थोड़ी देर के ले रहे हैं, मतलब -2 -1 0 +1 +2 3, ऐसा कुछ ले लिया। मान लो मैं भी थोड़ी देर के ले रहा हूँ, यहाँ पर तुमने 2 डाला तो तुम्हारे पास आंसर कितने आ रहे हैं, -2 और 2 आ रहे हैं। तुमने 2 डाला और -2 भी आ गया और +2 भी आ गया, तो मतलब 2 डालने पर, अभी देखना, 2 डालने पर तुम्हारा एक तो -2 आ रहा है, कॉमा 2 डालने पर तुम्हारा 2 भी आ रहा है। ऐसा कैसा रिलेशन है भैया, ये जो y स्क्वायर बराबर 2x है, ये किस पर रिलेशन है, y स्क्वायर बराबर 2x, इस पर है ये। तो ये कैसा रिलेशन है जिसमें 2 रिपीट करने लग गया है, फर्स्ट कंपोनेंट तो रिपीट ही नहीं करता, a का जो भी एलिमेंट है b के केवल एक एलिमेंट से कनेक्शन बनाएगा, बट यहाँ तो ये 2 के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो ये तो फंक्शन नहीं होता। तो ऐसा असल में होता नहीं है, हम बस मान लेते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, बट डिपेंडेंस तो डिपेंडेंस है, फंक्शन इज डिपेंडेंस, फंक्शन तो केवल डिपेंडेंस है, वो x पर डिपेंड कर रहा है तो वो फंक्शन है। बट हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये जो ऐसी चीज होती है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इससे हम फंक्शन नहीं मानते। लेकिन जब तुम कॉलेज वगैरह में जाओगे, बीएससी वगैरह पढ़ोगे, अगर पढ़ा तो वहां पर प्रोफेसर बताएंगे कि बालकों तुम्हें गलत पढ़ाया गया था,
और ज्यादातर लोग तो इसको बताते ही नहीं है। तुम क्लास 11 12 में आ गए, ड्रॉपर भी बन चुके हो तुम, फिर भी तुम्हें अभी नहीं पता होगा कि ऐसा काहे हुआ। ये बस मान्यता है, ये असल में होता नहीं है। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। बट अभी हमने एक एग्जाम्पल करा था, उसमें क्या देखा था, ये रिपीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, वो फंक्शन है बट हमारे सिलेबस में नहीं मानते उसको, ये चक्कर है। तो इसको मैं दोबारा से फिर से लिख देता हूँ सारी चीजों को नोट करने के लिए। तो तुम्हारा जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन है, सारी चीजें तुम्हारा दिमाग उड़ रहा होगा, तुम्हें फंक्शन की ऐसी उम्मीद नहीं करी होगी तुमने। तो सबसे पहले तो आया मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए। मैं तुम्हें अभी लिख के बताता हूँ। दूसरा तुम्हारे पास सिंगल नहीं, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरीके के होते हैं, वही फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वाले, ये मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है और सारे सारे इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ पर केवल एक ही है, सिंगल है, वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। ये दो तरीके के फंक्शन हो गए। फिर इसमें भी, ये तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, नॉट इन सिलेबस। बट ये जो चीज है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें भी दो तरीके के आते हैं। एक तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, दूसरा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए फंक्शन मानते नहीं है। ये शब्दों पर गौर करना, मानते नहीं है, वो है बट मानते नहीं है हम। तो बचा क्या हमारे पास, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। बस इसकी स्टडी करते हैं हम। इतना छोड़ दिया, इसके अंदर कई सारी चीजें होंगी। इसके अंदर दो चीजें थी, ये छोड़ दिया, इसके अंदर भी कई सारी चीजें होंगी। बचा हुआ ये छोटा सा, ये है तुम्हारे सिलेबस में, फंक्शन के सिलेबस में ये है। फंक्शन को हम बोलते ही सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। नाम से समझ में आ रहा होगा कि जिसकी वैल्यू है वो सिंगल आए, एक ही आए। अगर तुम्हारा y बराबर 2x है तो x बराबर डालने पर y की केवल एक वैल्यू आए, एक से ज्यादा ना जाए। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर तुमने 1 2 3 डाला है, इधर की साइड 2 4 6 है, 1 का 2 से ही होना चाहिए, 2 का 4 से होना चाहिए, 3 का 6 से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो 1 2 3 है, 2 3 4 ऐसा कुछ है तो 1 की वैल्यू 1 से भी आ रही है, 1 की 2 से भी आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक वैल्यू आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। तो अब समझ में आ रहा है, वो लाइन लिखी थी मैंने, दो रीजन मैंने तुमको बताए थे। ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए और ए के एलिमेंट का बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो समझ में आ गया ये कहां से आई थी लाइन, यहां से आई थी कि एक के दो नहीं हो सकते। सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही हम अपने सिलेबस में मानते हैं, इनको तो हम मानते ही नहीं कि एक का तुम दो कर ही नहीं सकते। ये तो इसमें आता था बट हमें केवल ऐसे ऐसे चाहिए थे कि 1 का 2 से हो। बेशक तुम ऐसा कर दो कि 1 2 3 2 4 6 ऐसा हो, तुम बेशक ऐसे, मैं इस फंक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वैसे रैंडमली मैं ये बना रहा हूँ, कहीं तुम्हें ऐसा दिखे। और वो तुम्हें दिख चुका है कि 2 का 2 आ रहा है और 3 का भी 2 आ रहा है, तो ऐसा चलेगा। तो तुम यहाँ पर देखो, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, 3 का कनेक्शन 2 के साथ है, तो क्या ये रिपीट हुआ? क्या 2 का कनेक्शन 2 के साथ है तो 2 का कनेक्शन किसी और के साथ है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 2 के साथ है तो 3 का किसी और के साथ नहीं है। तो ये बिल्कुल फंक्शन है। यहाँ पर तुम देखो 1 2 3 2 4 6 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर तुम्हारा अगर ऐसा हो जाए, 1 का 4 से हो रहा है, 2 का 4 से हो रहा है, तो ये तो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 1 का केवल 4 के साथ है, 1 का किसी और के साथ नहीं है, तो ये सिंगल वैल्यूड है, एक ही वैल्यू आ रही है। दूसरी लेकिन ऐसी चीज हो जाएगी 1 2 3 2 4 6, अगर तुम्हारा ऐसा हो कि 2 का 4 भी आंसर आ रहा हो, 2 का 6 भी आंसर हो जाए, तो ये तो 2 वैल्यू आ गई ना। और हमें क्या चाहिए था, हमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात करनी है। ये आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन है। थोड़ी बड़ी चीजें अभी क्लियर हो रही होंगी और इसको जानकर तो तुम्हारा दिमाग उड़ गया होगा कि ये जो लाइन है वैसे ही लोग लिखाकर चले जाते हैं, ऐसे तो लिखाते ही नहीं, वो प्रॉपर सरकारी लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन ये हमने देसी लैंग्वेज में लिखी और उसको समझ आया। एक एक बात तुम्हें समझ में आ रही होगी कि ये लाइन भी कहाँ से आ रही है। इतना डिटेल में जाओ ना, इसीलिए तो इस पर टाइम दिया था मैंने, इतने टाइम से लगा हुआ था फंक्शन बनाने में, आज जाकर वो चीज निकल के आ रही है। तो थोड़ा सा दबा दो, मतलब शेयर कर दो। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही हम फंक्शन मानेंगे और हमारे हिसाब से कोई फंक्शन नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही फंक्शन है। अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ गया तो हम नहीं मानेंगे। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब अभी थोड़ा सा अगर क्लियर ना हुआ हो, वैसे तो इससे ज्यादा क्लैरिटी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। अब इसको मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ, तब तुम्हें और क्लैरिटी आएगी, अल्ट्रा क्लैरिटी। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब फंक्शन में कुछ डालो तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे तुमने 1 डाला तो 3 आया, तो एक ही तो वैल्यू आई। 2 डाला तो 2 ही आई। या फिर ज्यादा वैल्यू डालने पर भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, निकल के एक ही आना चाहिए, इसीलिए इसको सिंगल वैल्यूड बोला था। मल्टी वैल्यूड में तो एक से ज्यादा आ रही थी, -2 2 दोनों आ गई थी ना। y² बराबर क्या था, 2x था, उसमें y की कितनी वैल्यू आ गई थी, 2 आ गई थी। मल्टी वैल्यूड एक से ज्यादा वैल्यू आ गई थी,
y की। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो y बराबर 2x, यहाँ पर तो तुम x डालोगे तो y की केवल एक वैल्यू आएगी। तो ये है हमारे हिसाब से फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो मल्टी वैल्यूड को भूल जाओ, हमारे लिए तो सिंगल वैल्यूड ही जीवन है। अब तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ जाए, ज्यादा वैल्यू डालने पर भी आना वैल्यू रही है, इसे बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड को भी भूल जाओ, यही है फंक्शन। सिंगल वैल्यूड का हम नाम भी नहीं याद रखेंगे, बस पीछे बैकग्राउंड में याद रखेंगे। अब तो हम इसे ही फंक्शन बोलेंगे। यहाँ से मुझे लगता है कि हमें फंक्शन को आगे बढ़ा देना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन काफी है, काफी मतलब अभी तो और बढ़ाना है तुमको अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे अब मैं तुम्हें एक छोटा सा बहुत ही फेमस एग्जांपल देता हूँ जो शायद हर टीचर यूज करता होगा। y स्क्वायर बराबर 9 - x स्क्वायर। ये तुम्हारे पास कोई कहाँ गया ये सामने तुम्हारे कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है। अब इसको तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, केवल x वेरी कर रहा है, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसके अंदर क्या होता है? सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। अब इसको सॉल्व करके देखो जरा, y की वैल्यू अगर y को हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें 9 - x स्क्वायर, पर असल में ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस लगा आएगा। अगर तुम्हारे सामने y स्क्वायर बराबर 4 है तो y बराबर क्या आता है? प्लस माइनस 2 ही तो आता है। या फिर तुम अगर ऐसे बोलो √4 ऐसा ही तो आता है, तो प्लस माइनस 2 ऐसा आता है। तो सेम केस यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, मतलब y की दो वैल्यूज आ रही हैं। y बराबर एक तो आ रहा है तुम्हारा प्लस में 9 - x स्क्वायर, दूसरा तुम्हारे पास आ रहा है y बराबर -9 - x स्क्वायर। ये क्या हुआ? ये तो एक से ज्यादा वैल्यू आ गई ना y की, हमें चाहिए थे सिंगल वैल्यूड, यहाँ पर आगे मल्टी वैल्यूड। ये जो है वो फंक्शन नहीं है, हमारे सिलेबस के हिसाब से फंक्शन नहीं है। बट अब मैं तुम्हारे सामने पूछूं, ये हमने तुम्हारे सामने एक नया वो रख दिया, नया फंक्शन है तुम्हारे सामने, ब्रांडेड न्यू। अब इसको देखकर बताओ क्या ये फंक्शन है? तुम क्या करोगे? x में तुमने कुछ डाला, मान लो तुमने डाला, क्या डलवाएं, 3 डाल दिया तुमने, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9 - 9, 0 ही तो आएगी। x बराबर 3 डालने पर y बराबर 0 आया, एक वैल्यू के लिए एक आंसर आया, एक वैल्यू आई, तो इसे क्या बोलेंगे? सिंगल वैल्यूड। इसका केवल एक आंसर आएगा, तुम यहाँ पर कुछ भी डाल लो। ऐसा नहीं होगा कि 3 डालने पर 4 भी आ गया, 3 डालने पर 0 भी आ गया, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ऐसा ही सेम केस यहाँ पर होगा, इसमें तुम कुछ डालो, ऐसा नहीं होगा कि तुमने 0 डाला तो इसकी वैल्यू -3 आ गई, 0 पर ही इसकी वैल्यू +3 आ गई, ऐसा या कुछ और वैल्यू आ गई, ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये आपका सिंगल वैल्यूड है, मतलब ये आपका फंक्शन है। ऐसे तुम्हें ये समझना है, थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ये आपका फंक्शन क्यों नहीं है, ये आपके फंक्शन क्यों है, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, या फिर अब तो हम चलो लिख ही लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा सही समझ में आता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत हाई लेवल पर ले जा रहा हूँ, ये तो जेईई में एडवांस में आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन को समझने के लिए तुम कुछ भी, चाहे तुम 11th में आए हो, चाहे तुम एनडीए की कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स की कर रहे हो, तुम्हें अगर फंक्शन सीखना है, अगर समझना है सच में, तुम्हें यही तरीका है, यही इतने ही सिंपल तरीके से इसको कराना चाहिए और कराया जाना चाहिए। तो अभी कुछ देर पहले आपके सामने वही फंक्शन था, एक फंक्शन था y बराबर 2x। इसको हमने कुछ विजुअलाइज करने का ट्राई करा था। सिंगल वैल्यूड फंक्शन को हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? ये तो सिंपल पीछे की बैक एंड कोडिंग लिखी हुई है, ये सिंपल आपकी कोडिंग है पीछे की, कि तुम x डालोगे तो y मिलेगा। उसके आगे हम इसको विजुअलाइज भी तो कर सकते हैं कि ये दिखेगा कैसे। ये जब ऐप बन के तैयार होगा वो तब दिखेगा कैसे, उसको जानने के 2 तरीके हैं। एक तो है तुम्हारा ग्राफ, उससे हमने देख लिया कि तुम वो बनाओ सारणी जैसी, तो तुम फंक्शन बना दो। और यही है विजुअलाइज करने का तरीका। सिंगल एक ही तरीके से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बट एक सस्ता तरीका भी है विजुअलाइज करने का, वो है इसको एक मशीन की एनालॉजी से समझाओ। जो ज्यादातर टीचर वहीं से शुरुआत करते हैं। तुम किसी का भी लेक्चर खोल के देख लो, सभी की गारंटी नहीं ले, किसी का मत खोलो। कुछ टीचर होते हैं जो ऐसे ही कराते हैं कि तुम एक मशीन लोगे, उस मशीन का नाम है फंक्शन। इसमें तुम अगर यहाँ पर x है तो मान लो x इधर की साइड पे इनपुट होते हैं, इनपुट। यहाँ पर तुम x में कुछ डाल रहे थे, मतलब x आपका इनपुट है, इसमें तुम डालोगे y कुछ निकल के आ रहा था, तो मतलब वो एक आउटपुट देगा। आउटपुट मतलब एक वैल्यू देगा। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब सिंगल वैल्यू देगा, एक ही वैल्यू देगा। तो मतलब देने का मतलब आउटपुट देगा। यहाँ पर इनपुट लिया, उधर से दिया, तो मान लो तुमने यहाँ पर 1 डाला, 2 डाला, 1 ही डाला तुमने। इनपुट क्या है? इनपुट को x मानो। इधर से क्या निकल के आएगा? आउटपुट निकल के आएगा। आउटपुट क्या है? y है, y की वैल्यू आएंगी। यहाँ पर तुमने 1 डाला, वो क्या देगा? 2 देगा। फंक्शन का नाम क्या है? y बराबर फंक्शन को उठाओ, ऐसे समझो। इनपुट ऐसे समझो, इनपुट तुम्हारा क्या है? x की वैल्यू, आउटपुट क्या है? y की वैल्यू निकल के आएंगी। फंक्शन क्या है? y बराबर 2x है। तुम यहाँ पर x बराबर तुमने माना 1 डाला, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 जाएगा।
फंक्शन मशीन है, मशीन तो क्या करेगी, एक डालेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, तुम्हें y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तुमने x बराबर 2 डाला, मशीन में 2 डाल दिया, यहाँ पर 2 डाल दिया तुमने, तो वो y को क्या देगी, 4 बना देगी। आउटपुट कितना देगी, 4 आएगा। तो बिल्कुल विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना हम, ये जो चीज लिखी थी उसको हम इस तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि एक मशीन की तरीके से इसको विजुअलाइज कर देना। बट ये सस्ता तरीका है, रियल जो तरीका है वो है ग्राफ का। क्या मस्त मस्त ग्राफ बनते हैं इसमें, ऐसे तुम करते जाओ तुम्हें सारी की सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। और यहाँ पर ध्यान से देखो, x की एक वैल्यू, तुमने x बराबर 1 डाला तो इस पर y बराबर 2 ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने 1 डाला इसमें तो एक बार तो 2 आ गया और 1 डालने पर एक बार 4 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें तुम 2 डालोगे तो 4 ही मिलेगा, 2 डालने पर तुम्हें कुछ और नहीं मिल सकता। ये है इसकी कहानी। ये तुम्हारा फंक्शन को समझने का इस तरीके से भी समझा जा सकता है। अब तुम डायरेक्ट इसी सस्ते तरीके से समझोगे तो मैथ कहाँ से सीखोगे। मैथ समझने के लिए तुम्हें ये चाहिए, ये जो चीज है ना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहाँ से आ गया, ये जो चीजें हैं वो क्यों आई, ऐसा ही क्यों है कि यहाँ पर एक वैल्यू डाली तो एक ही निकले। हम तो उस फंक्शन को डालेंगे ना, y स्क्वायर बराबर 2x, इसको डालेंगे हम, तो इसको क्यों नहीं डाल सकते, ये कोई बताता ही नहीं है। वो तो बस ये बोल देंगे फंक्शन वो है जो एक ही वैल्यू दे, इसको हम नहीं डाल सकते इसलिए। अरे वो तो बता दो कि वो फंक्शन काहे नहीं डाल सकते इसको, एक ही वैल्यू क्यों दे, वो तो बताओ। तो इतना डीप में जाकर पढ़ो ना, तब तुम्हें मैथ का में इंटरेस्ट बनेगा। बोलते रहते हो ना कि मैथ में पढ़ने का मन नहीं करता, मैथ की कट ऑफ इसीलिए तो कम जाती है, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ कम पार किसी की जाती है, मैथ में कट ऑफ नहीं पार कर पाते। जीएटी का तो 350 नहीं 250 आराम से ले आते हो, बट मैथ डुबा देता है। तो वही कारण है कि तुम्हें हर चीज का रीजन पता हो ना, तो तुम्हारा मैथ में इंटरेस्ट आसानी से बन जाएगा और क्वेश्चन भी तुम्हें होने लगेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन कितने करेंगे तुम्हें उम्मीद नहीं होगी। 2006 से लेकर 2024 तक के मैंने सारे पीवाईक्यू एनालाइज कर लिए हैं, कि पीडीएफ वगैरह भी मैं बना रहा था, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, बट वो भी तुम्हें मिलेगा। उसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी तो साथ में चली रही है, और तुमने कुछ देखा होगा बीच बीच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डाले थे जो एनसीईआरटी वगैरह से नहीं थे, वो कुछ स्टैंडर्ड बुक होती है ना, उसमें से उठाए गए थे। तुम्हें इतना चीज मिलने वाली है प्रैक्टिस के तौर पर भी। तुम्हें डीप थ्योरी का तो पता ही चल गया होगा कितना डिटेल और डीप होने वाली है। तो देखिए मत लेना, इसको शेयर वगैरह कर देना जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको। और हाँ, इसमें एक और चीज हो सकती है, मान लो ऐसा कोई फंक्शन होता, मेरे पास अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, बट अगर कोई ऐसा इसमें फंक्शन डाल दो कि वहां पर 2 डालने पर भी वही आंसर आए, 4 डालने पर भी वही आंसर आए, सेम डिक्टो वैसा कि तुमने 2 4 6 ऐसा कुछ है, यहाँ पर 1 2 7 है, तो 2 पर भी आंसर 3 आ रहा है, 4 पर भी आंसर 3 आ रहा है, तो ये तो वैलिड है ना, एक वैल्यू आनी चाहिए बस, फिर तुम कितने की भी डाल दो। यहाँ पर 2 और 4 डालने पर भी मान लो तुम्हारा 3 आ गया, तो वैल्यू तो एक ही आ रही ना, सिंगल वैल्यू आ रही है, सिंगल वैल्यूड आ रही है, इसीलिए इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। ये भी आपका फंक्शन है, तो हर चीज रिलेट करिए। ये आपका सेट थ्योरी, ये आपकी जो साधारण टीचर, मतलब साधारण नहीं, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बट उनको भी और रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो बकवास हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, मेरे से बढ़िया पढ़ा सकते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारी चीजों को वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट करते नहीं है, पता नहीं क्यों। करना चाहिए। तो इन पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन है, सिंपल है, तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि अगर कोई फंक्शन में एलिमेंट डाला है, अगर तुमने डाला है तो उसका एक ही आउटपुट निकलेगा, और पक्का निकलेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने डाला है इसमें कुछ, तुमने इसमें कुछ डाला और कुछ निकला ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मशीन खराब नहीं हो सकती। तुम्हें अगर तुमने कुछ इनपुट डाला है तो आउटपुट निकलेगा जरूर, और एक ही निकलेगा, ज्यादा नहीं निकल सकते, उसका एक ही आउटपुट निकलेगा। बिल्कुल सिंगल वैल्यूड की ही बात कर रहा है कि एक ही सिंगल वैल्यू निकलेगी, अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट आ सकता है। तो सही बात है, तुमने ज्यादा डाले तो भी एक ही देगा, ज्यादा डाले एक ही देगा, तो ये बात हमने समझ रखी है। बट एक ही इनपुट के डिफरेंट आउटपुट्स नहीं आ सकते कि तुमने एक वैल्यू डाली उसके 2 से ज्यादा डिफरेंट आ गए, से फंक्शन में से केवल एक वैल्यू निकलती है, सिंगल वैल्यू निकलती है। ये बात दोनों समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा गौर करो, अगर फंक्शन में कोई एलिमेंट डाला है तो उसका एक ही आउटपुट निकलेगा, पर सोचो कि अगर हम उसमें कुछ डाल ही ना पाए, क्या ऐसा हो सकता है? कोई फंक्शन है तुम्हारे पास y बराबर 2x जैसा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम उसमें कुछ डाल ही ना पाए, या कुछ नहीं, कोई एक वैल्यू ना डाल पाए, 2 वैल्यू ना डाल पाए, कुछ 10 वैल्यू ना डाल पाए, कुछ ऐसा क्राइटेरिया हो कि तुम इतने से इतना नहीं डाल सकते, बाकी सब कुछ डाल लो? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? अगर डाला है तो निकलेगा, अगर डाल ही ना पाए तो। इसी क्वेश्चन पर मैं छोड़ता हूँ इस लेक्चर को, यहीं से आगे कनेक्ट करूंगा मैं अगले लेक्चर में, मजा आने वाला है। लाइक वगैरह कर देना अगर सच में पसंद आया हो तो, और बता देना कमेंट में कि क्या ये तरीका सही भी है, या मैं भी उसी तरीके से वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना चालू कर दूं। आज के लेक्चर से शायद ही तुम्हारा कोई क्वेश्चन बनेगा, अगले लेक्चर में जो डोमेन रेंज और वो सारी चीजें पढ़ाएंगे उससे तुम्हारे क्वेश्चन दबा के बने हैं।
तो एक बार बताना क्या सच में ये कुछ अलग हो रहा है, तुम्हें सच में कुछ हेल्प हो रही है। जो ड्रॉपर होंगे वो तो बकवास करेंगे मुझे पता है, उनको ये चीज नहीं चाहिए, उनको चाहिए वन शॉट वगैरह, और जो एनडीए 2 आने वाला है उसके लिए वो लेक्चर की डिमांड करेंगे। बट 11th वाले हैं 12th वाले हैं, वो बताना क्या सच में ये हेल्प करा है, क्या ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। क्वेश्चन तो देखो मैं तुम्हें दबा कर कराऊंगा ही, मैंने पहले भी करा रखे हैं, तो तुमको पता होगा कि कैसे हम कराते हैं। सेट थ्योरी जिसने देखा होगा उसको पता होगा। और फंक्शन तो अलग लेवल पर होने वाला है, सेट थ्योरी को भूल जाओ, फंक्शन अलग ही लेवल पर जाने वाला है। तो तुम बताना कमेंट में, अपना ओपिनियन जरूर बताना कि सच में पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे भी तो पता चले, कहीं मुझे ही तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कितना मस्त पढ़ा रहा हूँ। तो यहीं से आगे की चीजों को कनेक्ट करें, क्या इसमें डाल भी सकते हैं, सारे वैल्यू डाल सकते हैं या कुछ ही डाल सकते हैं। अगेन अगर डाला तो निकलेगा, क्या इसमें डाल भी सकते हैं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बात।